हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है दीपक वाधवा। आज हम स्टार्ट करेंगे एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड पार्ट। एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। अगला जो सब्जेक्ट होगा हमारा, हम वो एंटोपैथो स्टार्ट कर सकते हैं या फिर हॉर्टिकल्चर भी स्टार्ट किया जा सकता है। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आप नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, नेक्स्ट जो सीरीज होगी हमारी मैराथन सीरीज के अंदर, कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहेंगे। जैसा मेजोरिटी बोलेगी वैसा हम डेफिनेटली करेंगे। एक बात और भी कहूंगा, आप जैसा कहेंगे वैसा हम तो करेंगे ही, बिकॉज आप लोग की प्यार और सपोर्ट से ही आज जो है वो है। अदरवाइज तो इतना प्यार अभी तक आपने एग्रीकल्चर के फील्ड में तो इंडिया में नहीं दिया किसी को। हम लकी मानते हैं खुद को कि हमें वो सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको हर लेक्चर के साथ टेस्ट देता हूं, आपको पता है। एनिमल हस्बेंड्री 2 आपको मिल गया है आज। ये देखने के बाद एनिमल हस्बेंड्री को पढ़िए और आपकी ऐप के अंदर एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के नाम से जो ऐप है वहां पे टेस्ट सीरीज में जाके IBPS AF4 टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिए। हाँ, उस टेस्ट से कुछ प्राइस होगा लेकिन आपको बाय नहीं करना उसको। उसमें हमने 8-9 टेस्ट पहले से फ्री दे रखे हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री का टेस्ट वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, उसको जाके अटेम्प्ट कीजिए ताकि आप चेक कर पाएंगे इन 2 लेक्चर के अंदर जो आपने 30% सिलेबस कवर कर लिया है, अब बाकी जो 70% है वो क्या और किस तरीके से करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगला लेक्चर तब देखिएगा जब आप इसे पूरा कर ले, क्योंकि समय बहुत कीमती है। आप भी जानते हैं पैसा गया हुआ वापस आ सकता है बट गया हुआ समय वापस नहीं आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो तुम्हें दोबारा वक्त दे। तो मेक श्योर इस वक्त को, इस समय को अच्छे से यूज करें एंड चिंता ना करें। आप एग्री कोचिंग चंडीगढ़ में आपका सिलेक्शन हम करवाएंगे। डाउट है, लेक्चर देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एनिमल हस्बेंड्री को। पहले आपको पता ही है 5 क्वेश्चन, और फिर जहां से कल मैंने छोड़ा था कहां से, आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने बोला गया, एक्टोपार्चुरेशन इन सो। अब सो आपको समझना पड़ेगा क्या होता है ना। वैसे तो आप फोटो देख के भी समझ जाएंगे, नहीं समझेंगे तो आपको आइडिया पहले से ही होगा। AF4 2021 के क्वेश्चन है आज, पांचों ही एनिमल हस्बेंड्री के। एक्चुअली AF4 2021 ने डेयरी और एनिमल हस्बेंड्री से 10 से 12 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी स्टार्ट करने से पहले बोला था, रीसेंट ट्रेंड कुछ ऐसा ही दिखा रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री बढ़ता जा रहा है। तो मैंने इसके लास्ट में 5 क्वेश्चन और भी ऐड किए हुए हैं, बिकॉज क्लास का टाइम थोड़ा कम होता है तो पूछ नहीं पाऊंगा, बट लास्ट में ऐड कर दिए हैं जो 2021 के अंदर AF4 ने पूछे थे। मेक श्योर एनिमल हस्बेंड्री को बहुत अच्छे से पढ़िए। पार्चुरेशन सो के अंदर क्या होता है, फैरोइंग होता है, लैम्बिंग होता है, किडिंग होता है या फिर कवरिंग होता है। देखो कितना आसान है। क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो ऑप्शन से आंसर बड़े आराम से कर सकते हैं आप। 1 2 3 4 5। ओके, तो 2 का इशारा करते हुए काफी सारे लोग, किसी एक के पास जाना चाहूंगा। मैम व्हाट्स योर गुड नेम, आपका शुभ नाम क्या है? जल्दी जल्दी जल्दी। हेलो, आपका नाम क्या है? सर खुशबू शुक्ला। शुक्ला मैम। लैम्बिंग, लैम्ब जानते हैं लैम्ब क्या होता है? सर नो आइडिया। नो आइडिया। और सो जानती हैं सो क्या होता है? नहीं सर, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है सर पढ़ना। अच्छा, अभी आपने स्टार्ट ही किया है। चलो रॉन्ग नंबर लग गया फिर, है ना। इन्होंने स्टार्ट ही किया है अभी अभी। भाई लैम्ब तो आ नहीं सकता, आप भी जानते हैं। लैम्बिंग भी नहीं आ सकता, सॉरी किडिंग भी नहीं आ सकता, ये बात आप जानते होंगे। और इवन कवरिंग तो यार कहीं और ही चला गया, वो पार्चुरेशन थोड़ी था। तो धक्के से दिख रहा था राइट आंसर, जो मेजोरिटी एक का इशारा कर रही थी आप लोग, ठीक है। राइट आंसर विल बी फैरोइंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया जूनोसिस। अगेन AF4 21 में पूछा गया था। जूनोसिस का मतलब क्या होता है? डिजीज का ट्रांसमिशन एनिमल से ह्यूमन में, डिजीज का ट्रांसमिशन ह्यूमन टू ह्यूमन, डिजीज एनिमल टू एनिमल, एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज फ्रॉम ह्यूमन टू एनिमल। ऑप्शन रिपीट हो गया शायद, ये ह्यूमन टू एनिमल है ना। ओके, ह्यूमन टू एनिमल नहीं रिपीट हुआ। चलिए अब मुझे बताइए, जूनोसिस, जूनोटिक वर्ड आपने पढ़ा होगा। कभी कभी बीमारियां आप जो पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा होता है जूनोटिक। मेरे हिसाब से आपको समझ जाना चाहिए जूनोटिक क्या होता है। काफी चर्चा है जूनोटिक की, है ना। ये कह रहा है चर्चा कैसे है, वो तो ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है। नहीं, शुरुआत। ओके, सो यहां पे इशारा जो मुझे दिख रहा है, कुछ लोग हैं जो 3 का इशारा कर रहे हैं, है ना। कुछ है 3 4 5 6 7 8 9 लोग है जो 3 का इशारा कर रहे हैं। बट उसके अलावा एक मेजोरिटी है जो आंसर कर ही नहीं रही है, और एक मेजोरिटी है जो 1 का इशारा कर रही है। अगर आपने बोला 3 एनिमल टू एनिमल तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल गलत। नीचे कर लिया 3 वालों ने, कहते गलत हो गया।
हाँ, आप 3 का इशारा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से गलत है। बाकी बहुत सारे लोग 1 का इशारा भी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। जूनोटिक डिजीज इसलिए मेंशन होती है बिकॉज वो एनिमल से कहां स्प्रेड कर जाएगी, ह्यूमन के अंदर स्प्रेड कर जाएगी। तो ट्रांसमिशन एक डिजीज का जो एनिमल से ह्यूमन में हो रहा है वो जूनोटिक डिजीज है और उसे जूनोसिस कहा जाता है। अगला बड़ा आसान सा प्रश्न है, बोला गया दीज फीचर आर ऑफ विच बफेलो। This buffalo has sickle shaped horn. This buffalo is grayish brown or black in color. दूसरी लाइन तो ऐसे ही लिखी हुई है, सिकल शेप्ड हॉर्न की बात करी गई है। प्लीज हाथ खड़ा करें और आंसर बता दें। सिकल शेप्ड हॉर्न जो है ना, वो कौन सी बफेलो के अंदर होते हैं? सिकल मतलब दराती या दाती के नाम से आप जानते होंगे। सिकल शेप्ड हॉर्न की बात करें तो किसमें होती है? ओके, तो यहां पे जो इशारा मिल रहा है मुझे, थोड़े से लोगों का 4 का इशारा, एक मैम है जो 3 का इशारा भी कर रही है और बहुत सारे लोग हैं जो 1 के साथ जाना चाह रहे हैं। क्योंकि जब बात करते हैं किसकी, सेकंड लाइन की, सेकंड लाइन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ठीक है यार, ब्लैक कलर तो ऑलमोस्ट सारी बफेलोज का ही होता है। चलो इसने ग्रेश ब्राउन कहा है तो एक कैरेक्टर मान सकते हैं, बट ये वाला कैरेक्टर देखते कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे आंसर क्या आएगा सर? सिकल शेप्ड हॉर्न। आप कैसे गलत कर सकते हो? जो 3 या 4 का है, कुछ और इशारा कर रहे हैं। इट इज सूरती। कितनी बार हम पढ़ते हैं यार, ये तो मतलब अब मैं इस बात पे फोकस नहीं करूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं, बताऊंगा नहीं। वाई? बिकॉज ये तो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर क्लियर हो गया था यार कि सिकल शेप्ड हॉर्न जो है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बोला गया एज पर FSSAI। FSSAI का नाम आपने सुना होगा। ये क्या करता है? स्टैंडर्डाइजेशन करता है, सर्टिफिकेशन करता है, क्वालिटी कंट्रोल करता है किसका? फूड प्रोडक्ट्स का, जिसे हम कंज्यूम करते हैं। 2011 अगस्त 2011 के अंदर इसे बनाया गया था। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका नाम होता है। ये कहता है एज पर FSSAI स्टैंडर्ड्स SNF। SNF का मतलब होता है सोलिड नोट फैट। फैट के अलावा जो सोलिड होता है दूध के अंदर, SNF ऑफ काउ मिल्क इज। काउ मिल्क के अंदर अगर मार्केट में गाय के दूध के नाम से कोई दूध बेचा जा रहा है तो ऐसे नहीं बेचा जा सकता। आपको FSSAI की गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। सो अकॉर्डिंग टू दैट गाइडलाइन काउ मिल्क के अंदर SNF कितना होना चाहिए? 9, 8.5, 8, 7, 9.5 और 7.5। राइट आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4, 5। ओके, यहां पे जो मुझे इशारा मिल रहा है, अब की बार कोई गड़बड़ नहीं है। 90 to 95% लोग सक्षम है आंसर करने में। एक इशारा मुझे 1 का दिखा है, एक मुझे 3 का दिख रहा है, बट बाकी सारा जो आंसर्स हैं वो 2 के दिख रहे हैं। हाँ, और ये महाशय चीटिंग कर रहे हैं। ये पता नहीं 5, 6, 7, 8 का इशारा कर रहे थे, एकदम से चीटिंग। पहले वाला इशारा कीजिए, क्या कर रहे थे आप? SNF%। इशारा करें, कुछ मत करें, वापस से वही वाली फिंगर्स जो पहले आप इशारा कर रहे थे सही करें कैमरे के सामने। गड़बड़ क्यों कर रहा है? देखो टेंशन में आ गया। ये 4 और 1 का इशारा कर रहा था। ठीक है, ओके। राइट आंसर की बात करते हैं। SNF बोला गया है काउ मिल्क के अंदर। SNF कितना आएगा? इट विल बी 8.5%। काउ मिल्क का अलग स्टैंडर्ड होता है, जो बफेलो मिल्क का उसका अलग होता है। डेयरी वाला पार्ट आज पढ़ाऊंगा तब आपको बता दूंगा। बोला गया बफेलो मिल्क इज मोर व्हाइटर देन काउ मिल्क। आपने देखा हुआ है गाय का दूध जो थोड़ा सा पीलापन लिए होता है, बफेलो का जो दूध है वो कैसा होता है? वो कैसा होता है? व्हाइटिश अपीयरेंस होता है। इसका रीजन क्या है? बिकॉज कैरोटीन इज कन्वर्टेड इनटू कलरलेस विटामिन ए। के जो कैरोटीन है वो कन्वर्ट होगा कलरलेस विटामिन ए के अंदर। बिकॉज बफेलो मिल्क हैज मोर फैट, प्रेजेंस ऑफ राइबोफ्लेविन इन बफेलो मिल्क, प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन इन बफेलो मिल्क विच इज नॉट प्रेजेंट इन काउ मिल्क, या फिर नन ऑफ दीज। स्कोप ही नहीं है उत्तर गलत होने में, क्योंकि यहां पे ना भी आएगा तो भी आंसर मिल जाएगा। राइट आंसर क्या आएगा? देखो मैंने कहा था स्कोप ही नहीं है गलत होने में। राइबोफ्लेविन के कारण आप बोल रहे हैं कि व्हाइट होगा, इसका स्कोप नहीं बनता था, बट स्टिल आपने बोल दिया तो कोई बात नहीं। ओके, सो आंसर्स यहां पे जो आप लोग दे रहे हैं, ये सब लोगों का इशारा जो मुझे दिख रहा है, ये दिख रहा है नंबर 1 का। नंबर 1 अगर आप बोल रहे हैं तो आप बिल्कुल ठीक है, आप गलत बोल रहे हैं। 4 आप कह दे रहे हैं। 4 का बोला गया प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन बफेलो मिल्क विच इज नॉट प्रेजेंट इन काउ मिल्क। काउ मिल्क कैरोटीन के नाम से जाना जाता है। बीटा कैरोटीन जो है, जो कैरोटीनॉइड्स हैं वो ज्यादा होते हैं किसके अंदर? काउ मिल्क के अंदर एज कंपैरेटिव टू बफेलो मिल्क। सो 4 इज द रॉन्ग आंसर। बाकी लोग हाथ नीचे करें, आप सब लोग ठीक बोल रहे हैं। बफेलो मिल्क के व्हाइटर होने का रीजन क्या होता है कि बफेलो मिल्क के अंदर क्या होता है, जो कैरोटीन होता है ना,
वो उसकी बॉडी में ही, बफेलो की बॉडी के अंदर ही कैरोटीन कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए के अंदर, जबकि गाय वाले केस में, काऊ वाले केस में ऐसा नहीं हो पाता। तो काऊ का जो मिल्क होता है वो मिल्क क्या हो जाता है, जो काऊ का मिल्क है वो आपको येलोइश अपीयरेंस देता है, जबकि बफेलो का जो होता है वो बिकॉज ऑफ कैरोटीन कन्वर्टेड इनटू विटामिन ए वो आपको व्हाइटिश अपीयरेंस देता है। तो राइट आंसर यहां पे भी क्या आ गया, इट इज ए। चलो आगे मूव करते हैं, ओवर करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हमने जहां पे छोड़ा था वहां से शुरू करते हैं, कहां से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। जैसा कि नाम से ही आप समझ रहे हैं, आर्टिफिशियल, इंसेमिनेट कर देना, कृत्रिम गर्भाधान इसे कहा जाता है। गर्भधारण आप समझते ही है, गर्भधारण का मतलब क्या होता है कि उसका जो प्रेगनेंसी वाला स्टेज है वो स्टार्ट हो गया। प्रेगनेंसी को टेक्निकली क्या बोलते हैं हम, कल ही तो सीखा था हमने, जेस्टेशन बोला जाता है टेक्निकली। तो जेस्टेशन पीरियड जो था वो स्टार्ट ही कब होगा, जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी। वो कब स्टार्ट होगी, जब इंसेमिनेशन होगा। हाँ वो अलग बात है, वो नेचुरल हो सकता है जब आप बुल से करवाते हैं, और वो आर्टिफिशियल हो सकता है जब आप उसके सीमन को कलेक्ट करके फिर करवाते हैं। सीमन को कलेक्ट करने में बहुत सारे अलग अलग मेथड है, लेकिन उसमें से एक बेस्ट मेथड है कलेक्ट करने का। उसके अंदर भी क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो बेस्ट मेथड है इसे किस डिग्री पे सेट किया जाता है, वो भी आपको बताऊंगा। फिर सीमन की बात करते हैं, वहां भी क्वेश्चन बन जाता है कि सीमन जो है वो प्रिजर्व कहां किया जाता है, बिकॉज ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड तो सब लोग जानते हैं, लेकिन वो नहीं अगर मुझे 1 से 2 दिन के लिए प्रिजर्व करना है, क्योंकि वो तो लॉन्ग स्टोरेज है। अगर 1 से 2 दिन के लिए प्रिजर्व करना है तो -196 पे नहीं करना पड़ेगा, उस टाइम पे टेम्परेचर क्या होना चाहिए। तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन से थोड़ा हटना ही पड़ता है। देखते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं। बोला गया आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन इज द टेक्निक in which sperm is collected from the male and introduced into female। हाँ sperm आपने कनेक्ट कर लिए और क्या कर दिया, introduced into female reproductive tract at proper time with the help of instruments। ये आप समझना पड़ेगा, टाइम प्रॉपर होना चाहिए, उस टाइम पे जब कर सकते हो, बिकॉज हमेशा आप इंसेमिनेट नहीं कर पाओगे। एक सुटेबल टाइम पढ़ा था हमने, कौन सा, हीटिंग पीरियड जो होता है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इंसेमिनेट करेंगे। बोला गया सीमन इज इंसर्टेड इन द यूट्रस। यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं, मेरे हिसाब से आप जानते होंगे इसके बारे में। तो सीमन इज इंसर्टेड इन यूट्रस बाय मैकेनिकल मेथड्स at the proper time and under most hygienic condition। ये तो आप समझते ही है, कोरोना ने ये वाला वर्ड लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है कि हाइजीन क्या होता है और सैनिटाइजेशन क्या होता है। वो अलग बात है कि अगर मैंने ये 2 वर्ड बोले हैं और आपको आज भी नहीं पता कि हाइजीन और सैनिटाइजेशन में क्या डिफरेंस है, तो सर फिर बहुत बहुत बड़ी गड़बड़ है फिर। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि मैं हिंदी माध्यम का छात्र हूं। अब आप खुद देखिए ना, 2 साल से 2 वर्ड बहुत चल रहे हैं, हाइजीन एंड सैनिटाइजेशन। अगर हमने ये दोनों वर्ड का डिफरेंस, जिनको भी नहीं आता, आपका दिल और दिमाग जानता है कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा, अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो दैट मींस लापरवाही है, हिंदी और इंग्लिश माध्यम का चक्कर नहीं है। तो यहां पे इसने यही बोला, इसने सैनिटाइजेशन नहीं बोला, इसने बोला कि मोस्ट हाइजीनिक कंडीशन वहां पे होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आप अल्टीमेटली उसकी बॉडी के अंदर कुछ करने वाले, हाइजीन कंडीशन नहीं होंगी तो बीमारियां स्प्रेड होने का खतरा बढ़ जाएगा। द फर्स्ट साइंटिफिक रिसर्च in artificial insemination of domestic animal was performed on dogs in 70-80। तो वैसे तो काफी पहले स्टार्ट हो गया ये 70-80 के अंदर, लेकिन हाँ जब बात करते हैं कमर्शियल स्केल पे, तो आज भी इंडिया में कमर्शियल स्केल पे उतना ये फेमस नहीं है। आज है ना, जब 1780 1880 1980 भी निकल चुका, उसके बाद हम 2021 के अंदर है, यूज होता है नो डाउट। लेकिन कमर्शियल अगर बात करो, कमर्शियल आई मीन टू से कि फार्मर जो हमारे गांवों के अंदर है, जहां पे अनऑर्गेनाइज्ड डेयरी सेक्टर है, वहां पे तो वही है, गांव के अंदर जो बुल अवेलेबल है उसको लाया जाता है और उसी का क्रॉस करवा देते हैं, किससे, काऊ के साथ। तो वो जो है हमारा, वो अच्छा मेथड नहीं है, बिकॉज बुल अगर अच्छी नस्ल का नहीं होगा तो आने वाली जो प्रोजनी है, जो आने वाला बछड़ा होगा, वो अच्छे कैरेक्टर्स नहीं लेके आएगा। समझ पा रहे हैं बात को। चलो कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। द आइडियल मेथड ऑफ सीमन कलेक्शन। वैसे तो मैंने बोला कि सीमन कलेक्शन के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन इन बहुत सारों में जो आइडियल मेथड है वो कौन सा है, इज यूज ऑफ आर्टिफिशियल वेजाइना which is safe for the sire। sire का मतलब क्या होता है, जो मेल पेरेंट है, which is safe for the sire and the collector also। तो अलग अलग मेथड में से बेस्ट मेथड है आर्टिफिशियल वेजाइना से कलेक्ट कर लेना। ओके, बोला कहता आर्टिफिशियल वेजाइना assembled
इज हेल्ड एट 45 डिग्री एंगल, क्योंकि आपको सीमन कलेक्ट करना है ना, तो सीमन कलेक्ट प्रॉपरली हो पाए है ना, और आर्टिफिशियल वेजाइना है तो उसे हम सेट कहां पे करते हैं, 45 डिग्री एंगल पे, फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ पेनिस एंड थ्रस्ट इज दैट एंगल। तो भाई पीनिस के 45 डिग्री एंगल पे हमने सेट कर दिया किसको, आर्टिफिशियल वेजाइना को, किसके लिए, ताकि हम प्रॉपरली क्या कर सके, इंसेमिनेट नहीं सॉरी प्रॉपरली हम क्या कर सके, सीमन का कलेक्शन करवा सके, राइट। तो मेथड क्या हो गया, आपका आर्टिफिशियल वेजाइना हो गया, और डिग्री कितने पे सेट किया हमने उसको, 45 डिग्री पे, राइट। नेक्स्ट वो लगा फ्रेश लिक्विड सीमन, जो आपने कलेक्ट किया अभी अभी, ये जो फ्रेश लिक्विड सीमन है कैन बी सक्सेसफुली स्टोर्ड फॉर 1 to 4 days एट 40 डिग्री फारेनहाइट। हाँ, ये आपको नहीं पता था, 40 डिग्री फारेनहाइट पे, जो कि बहुत कम टेम्परेचर तो नहीं है, इस पे हम 1 to 4 days तक के लिए उसे क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और दूसरा जो सब लोगों ने सुना हुआ है, लिक्विड नाइट्रोजन प्लेस अ वाइटल रोल फॉर द स्टोरिंग द फ्रोजन सीमन स्टोर्स एंड टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर लॉन्गर पीरियड। जब मुझे 1 से 4 दिन के लिए नहीं करना, ये तो किसी जो एक्सोटिक ब्रीड है उसका सीमन लंबे टाइम तक के लिए मुझे स्टोर करना है, तो फिर मैं सहारा लूंगा लिक्विड नाइट्रोजन का। लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर सीमन को प्रिजर्व किया जाता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है आप समझ गए होंगे, कैसे हम यूज करते हैं और क्यों हम यूज करते हैं, आपको समझ आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, हमारी ब्रीड्स की। ब्रीड्स जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, जब मैं पढ़ाऊंगा ना तब आप समझेंगे ये लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट है। भरमार है इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चंस की, मतलब इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए ना, 18, 19, 20, 21 आप देखते जाएंगे, बिकॉज जहां पूछा जाता है मैं उसे मेंशन भी कर देता हूं। सो इंडियन कैटल ब्रीड की बात करते हैं। पहले तो कैटल वर्ड को आप सारे लोग जानते हो कि कैटल वर्ड जब बोल रहे हो तो इसके अंदर बफेलो एंटर नहीं कर पाएगी, गोट एंड शीप एंटर नहीं कर पाएंगी, यहां पे सिर्फ और सिर्फ कौन आएंगी, यहां पे काऊ आएंगी। तो जब काऊ की बात करते हैं, हमारी जो काऊ है उनको हम 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। कौन कौन से 3 पार्ट, बोला गया इंडियन कैटल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है यार, उपयोग में लाना, उनकी उपयोगिता जो है, उपयोगिता के आधार पर कहता है हम 3 भागों में उसे विभाजित कर देंगे। यार 3 पार्ट कौन कौन से, मैंने तो इतना सा, मेरे को तो यही माइंड में आ रहा है कि जो गाय है वो दूध देने के लिए काम में ली जा सकती है, और कोई काम है, अच्छा बैलों को खेत में भी लेके जाते हैं, और जो कैटल है, कैटल के अंदर तो तीनों आ जाते हैं, बछड़ा भी आता है, बैल भी आता है और गाय भी आती है। तो बैलों को खेत में ले जाएंगे, मतलब वो भार ढोने के लिए या बोझा ढोने के लिए हो गए, और गाय हमारी है वो दूध के लिए। तो अगर कोई नस्ल ऐसी है जो दूध के लिए उपयोग में ला रही है तो एक कैटेगरी होगी, एक वो जो बोझा ढोने काम आ रही है दूसरी। ये तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा, आपको पता है क्या तीसरी कैटेगरी कौन सी होती है? एक तो होगी जिसे आपने मिल्क ब्रीड बोला, मतलब उसकी उपयोगिता क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या है कि आप उसे मिल्क पर्पस के लिए रियर करोगे। दूसरे की है कि वो खेत में काम करेगा, है ना, वो सड़कों पे काम करेगा, बोझा ढोएगा, ड्राफ्ट पर्पस के लिए काम आएगा। ये तीसरा, हाँ आप लोग जानते हैं मैं जानबूझ के कर रहा हूं ऐसा, क्योंकि मेरी आदत है, मेरा बच्चा मेरे से कनेक्ट होता है ना, बिकॉज आप धक्के से हाँ अरे सर वो ऐसे कर रहे हो ना, क्योंकि तुम्हें पता है, जिसको नहीं पता बेचारा मेरी तरह कंफ्यूज है। तीसरा, डबल सिम वाला मोबाइल लेके आते हैं। ये मोबाइल कहां से आ गया, डबल सिम वाला, समझ गए ना? हाँ ऑफ कोर्स आप समझ गए। तीसरा वो जो आपकी क्या है, डुअल पर्पस ब्रीड है। ये डुअल पर्पस क्या होती है, जैसे तुम्हारा डुअल वाला सिम वाला मोबाइल है ना तुम्हारे पास डबल वाला, आजकल तुम वीआईपी हो गया भैया, 2 नंबर यूज करते हो ना, है ना, एक व्हाट्सएप के लिए, दूसरा कॉलिंग के लिए, ओके इंटरनेट के लिए मतलब। सो जब बात करते हैं कि इसकी डुअल पर्पस के लिए, तो डुअल पर्पस वाले केस में क्या होता है, जो दोनों पर्पस के लिए, कि जिसके मेल पशु जो है वो भार ढोने के लिए काम आते हैं और जो फीमेल है वो दूध के काम आएंगी, तो वो क्या हो जाते हैं, डुअल पर्पस हो जाते हैं। चलो तीनों पर्पस देख लेते हैं। तो सबसे पहला पर्पस यहाँ पे कौन सा आ गया, मिल्क ब्रीड। मिल्क ब्रीड को सारे लोग जानते हैं, आगे के पढ़ा भी देता हूं। मिल्क ब्रीड का मतलब जो मिल्क के लिए काम आएगी, जो आपकी दुधारू नस्ल है उसे मिल्क ब्रीड बोल दिया। फिर बोला गया ड्रोट पर्पस ब्रीड। ड्रोट पर्पस की बात करते हैं। ड्रोट पर्पस का मतलब क्या होता है, जो ड्रोट में काम आएगी। नहीं, गलत बात है, ड्रोट वर्ड का ड्रोट से कोई लेना देना नहीं है, बट हाँ ड्रोट पर्पस ब्रीड का हिंदी मतलब होता है भार वाहक नस्लें, जो भार ढोने वाली हैं, जो बोझा ढोने वाली हैं, जो खेत में काम करने वाली हैं, जो सड़कों पे काम करने वाली हैं,
टेक्निकली बोलूं तो जो ड्राफ्ट पर्पस के लिए काम आने वाली है। अब ड्राफ्ट आप समझते नहीं है तो इंजीनियरिंग के अंदर जब जाएंगे तब आपको ड्राफ्ट भी समझा देंगे क्या होता है। हाल फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया डुअल पर्पस ब्रीड। ये क्या होता है सर? जब डुअल पर्पस ब्रीड की बात करते हो, जैसा कि नाम में डबल सिम लग गया है, इसके डबल सिम नहीं मतलब दो लग गया है, डुअल लग गया है, तो उसका मतलब ये है कि एक पर्पस तो ये होगा और दूसरा पर्पस ये होगा। अब ये भी सोच रहे सर एक ही गाय है वो दो काम कैसे करेगी? अच्छा, सुबह शाम दूध देगी और शाम को खेत में जाएगी? अरे नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। आप देखिए ना, आपने इंटरनेशनल विमेन डे मनाया था ना, अभी भी थोड़ा टाइम पहले आया था, स्टेटस लगाए होंगे, लड़के भी लगा दे रहे थे, चलो कोई बात नहीं, लगाना भी चाहिए। कभी तुमने इंटरनेशनल मैन डे पढ़ा क्या? नहीं, तुम कह रहे हो नहीं को होता है, अपना होता है इंटरनेशनल लेबर डे, है ना, क्योंकि अपने मेल है ना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जब आप बोझा ढोने की बात कर रहे हैं ना भैया, तो बोझा जो है वो मेल ढोएंगे, फीमेल नहीं ढोएगी। तो फीमेल यहां पे काम आएगी। इस केस में फीमेल यूजफुल नहीं है क्योंकि यहां तो बोझा ढोने की बात आ गई, इंटरनेशनल लेबर डे की बात चल रही है, तो यहां पे भैया कौन काम आएगा? यहां पे मेल काम आएगा। तो इस नस्ल के मेल अच्छे होते हैं और इस कैटेगरी की फीमेल अच्छी होती हैं, और इस कैटेगरी के दोनों ही अच्छे होते हैं, मेल भी और फीमेल भी। अब वन बाय वन देखते हैं और आपको समझा देते हैं। यहां पे सबसे पहले क्या आ गया? सबसे पहले आ गया मिल्च ब्रीड ऑफ कैटल। जानते हो ना सारे, मिल्च का मतलब क्या हो गया? मिल्क पर्पस के लिए। अब मिल्क पर्पस के लिए चार नस्लें आप लोगों ने पढ़ी हुई है। कौन कौन सी चार? देखिए जरा, ये वाली चार आपने पढ़ी हुई है, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर, देओनी। सुना हुआ नाम इनका, साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और देओनी। इससे क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया है, देओनी से भी एक क्वेश्चन पूछा गया। इससे शायद अभी तक आसपास 2-3 सालों में तो नहीं दिखता मुझे, बाकी मैं सारे के सारे दिखाऊंगा। मिल्च पर्पस कैटल की बात करेंगे तो मिल्च पर्पस कैटल के कैरेक्टर्स क्या होते हैं? देखो, कैरेक्टर्स की बात करेंगे मिल्च पर्पस ब्रीड के, तो कैरेक्टर कुछ ऐसे होते हैं जी। काउज आर हाई यील्डर, क्योंकि दूध दे रहे हैं ना। अब दूध देने की बात आएगी तो किससे लोगे भैया? मेल से लोगे, फीमेल से लोगे? ऑफ कोर्स, नेचुरल सी बात है ना। अब इतने मेट्रो सिटी से थोड़ी हम, क्या हमें ये भी ना पता हो। तो काउज यहां पे क्या है? हाई यील्डर है। प्रोडक्शन जो है इनका वो कितना है? 1500 से 2500 लीटर पर लैक्टेशन। अब जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये वाली जो लैक्टेशन साइकिल है ना, 2500 लीटर पर लैक्टेशन, ये हर काऊ नहीं दे पाती है, हर काऊ के बस की बात नहीं है। हाँ, हमारे पास क्रॉस ब्रीड है जो 3000 के आसपास टच करने लग गई है आजकल, लेकिन वो क्रॉस ब्रीड, आप ट्रेडिशनली देसी काऊ की बात करोगे तो इंडिया का एवरेज पर डे का जो देसी काऊ का है वो सिर्फ 3 लीटर का है यार। 3 लीटर किसे कहते हैं भैया? 3 लीटर दूध बहुत कम होता है। तो 3 लीटर्स का एवरेज है पूरे इंडिया पे, अगर आप इंडिजिनस काऊ की बात करेंगे। लेकिन ये स्पेशली दूध के लिए है, तो ये एक लैक्टेशन में आपको 1500 से 2500 लीटर दूध दे देती है। लेकिन यहां पे जो बुल्लक खुश होते हैं, ये बुल्लक्स क्या होते हैं? ये पुअर क्वालिटी के होते हैं। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा, ना तो बताऊंगा और ना आपसे पूछूंगा, बस आपके माइंड में डाउट डाल रहा हूं, आगे आके पता चल जाएगा तो ठीक बात है। एक वर्ड होता है बुल, और यहां लिखा गया बुल्लक। बुल और बुल्लक के अंदर क्या डिफरेंस होता है यार? अगर तुम बोल रहे कि सर ये सिंगल होता है और ये मिंगल होता है, मतलब ये डबल जोड़ी होती है, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू बात है। बुल और बुल्लक के अंदर कोई और डिफरेंस होता है। अब आप जानिए क्या डिफरेंस होता है। नहीं जान पाएंगे तो मैं बता दूंगा, लेकिन ऐसी तो कोई चीज है नहीं कि तुम करना चाहो तुमसे हो ना पाए। थोड़ा हाथ पैर मारिए, जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो जानिए इसको। सो बोला गया बुल्लक्स आर पुअर क्वालिटी। हाँ, बुल्लक्स जो है इसके मेल जो है वो क्या है? पुअर क्वालिटी के, बिकॉज यहां पे मिल्च पर्पस की बात कर लो तो ये हाई यील्ड है और ये पुअर क्वालिटी की है। येलो कलर इन मिल्क इज ड्यू टू कैरोटीनॉइड्स। कितना आसान क्वेश्चन है, पूछा था AFO 2020 ने। हमने जनरली कैरोटीन पढ़ा है, लेकिन ये पेपर चला के हर बार कुछ ना कुछ चेंजिंग करता है। आपने जिस वे में पढ़ा होगा ना, ये उस वे के अंदर पूछेगा ही नहीं, थोड़ा घुमा के पूछता है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम टेस्ट हमारा बच्चा अटेम्प्ट करे, तो उससे क्या होता है? प्रैक्टिस होती है पहले से। आप भी ऐसा ही करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कहीं से भी करो फर्क नहीं पड़ता, बट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। चलो, तो यहां पे येलो कलर के लिए आपने बीटा कैरोटीन, कैरोटीन या फिर कैरोटीनॉइड पढ़ लिया, जिसके कारण दूध कैसा होता है? पीलापन लिए होता है। आगे चलते हैं, इंडिजिनस की बात करेंगे तो दो स्टेटमेंट है ना। एक आपने स्टेटमेंट हरियाणा के पर्पस, हरियाणा के रेफरेंस से पढ़ा होगा, लेकिन हरियाणा इस कैटेगरी में नहीं जाएगी। किस कैटेगरी में? मिल्च पर्पस। हरियाणा को कहीं और ले जाना पड़ेगा, वो बाद में बताता हूं। हाल फिलहाल साहिवाल इज बेस्ट इंडिजिनस डेयरी ब्रीड। हाँ, सबसे अच्छी जो डेयरी ब्रीड कौन सी? इस कैटेगरी में, इंडिजिनस वाली कैटेगरी में सबसे बेस्ट किसे माना जाता है? आपकी साहिवाल को माना जाता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, गिर की। मैं सारी ब्रीड नहीं पढ़ा सकता, क्यों नहीं पढ़ा सकता, बिकॉज फिर तो लेक्चर ब्रीड्स में ही निकल जाएगा। तो सिनोनिम जो है गिर को किस नाम से जाना जाता है, इसे काठियावाड़ी, सूरती, डेक्कन, भदावरी या फिर गुजराती के नाम से भी जाना जाता है। आप बोलेंगे सर ये तो बफेलो की ब्रीड होती है, तो क्या दिक्कत है, सिनोनिम है, इसका नाम तो गिर है ना अपने आप में। गिर से भी एक क्वेश्चन पूछा गया, क्या क्वेश्चन पूछा गया बताता हूं। इसने क्या बोला, इसने बोला ओरिजिनेटेड इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ काठियावाड़, इसीलिए तो इसको फिर आपने क्या बोल दिया था, काठियावाड़ी बोल दिया, बिकॉज वो काठियावाड़ के जंगलों से आई है। तो कहता ओरिजिनेट हुई है कहां से, गिर फॉरेस्ट ऑफ साउथ काठियावाड़ इन गुजरात, ऑल्सो फाउंड इन महाराष्ट्र, एंड उसके साथ साथ लगता हुआ एरिया मतलब एडजेसेंट राजस्थान। बेसिक कलर्स ऑफ स्किन कैसा है इसका, व्हाइट है विद डार्क रेड और चॉकलेट ब्राउन पैचेस। रेड का कैसा है इसका, डार्क रेड कलर है, सॉरी यार, स्किन का कलर जो है व्हाइट है, उसके ऊपर पैचेस है, मतलब धब्बे हैं, स्पॉट है किसके, डार्क रेड के, चॉकलेट ब्राउन के। सम टाइम ब्लैक और प्योरली रेड, कभी कभी काली और पूरी की पूरी रेड भी हो सकती है। एएफओ 1819 ने एक क्वेश्चन पूछा था, हॉर्न्स आर पेक्युलरली कर्व्ड, मतलब मुड़े होते हैं, गिवन द हाफ मून अपीयरेंस। क्वेश्चन पूछा गया था कि हाफ मून अपीयरेंस जो है वो किस एनिमल, किस काउ ब्रीड के अंदर होती है, तो राइट आंसर आपके सामने ही है। आगे चलते हैं, बोला गया मिल्क यील्ड रेंजेस फ्रॉम 1200 टू 1800 केजी पर लैक्टेशन, 1200 से 1800 किलोग्राम पर लैक्टेशन के अंदर एट द फर्स्ट कार्विंग 47 मंथ एज एट फर्स्ट कार्विंग जो होती है इसकी। एएफसी जो होती है, एएफसी का मतलब क्या होता है, जब वो पहली बार बछड़े को जन्म देगी। केएफसी नहीं है भैया, ये एएफसी है, एज एट फर्स्ट कार्विंग। जब पहली बार बछड़े को गिर जन्म देती है, कितनी एज है, 47 मंथ्स, एंड इंटर कार्विंग पीरियड, एक बछड़े से दूसरे बछड़े के बीच का जो टाइम है, इंटर कार्विंग पीरियड जो है फ्रॉम 515 टू 600 डेज। This breed is known for its hardiness and disease resistance। ये छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जो है ना, ये एग्जाम्स में कब टपक जाए नहीं पता। जैसा कि साहिवाल के लिए बोला कि वो क्या है, वो बेस्ट इंडिजिनस ब्रीड है, और उसी रेफरेंस में हमने गिर के लिए बोला कि ये जानी जाती है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, यानी कि हार्डीनेस एंड डिजीज रेजिस्टेंसी के लिए। आगे चलते हैं, मिल्च ब्रीड के बाद सेकंड कैटेगरी पे चलते हैं। सेकंड कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सेकेंड कैटेगरी हमारी जो आती है, ये कौन सी आती है, यहां पे बोला गया ड्रोट पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल। ये कौन सी है सर, ड्रोट पर्पस ब्रीड कौन सी होती है। जब ड्रोट पर्पस ब्रीड की बात करते हैं तो देखो यहां पे सबसे पहले है अमृत महल, काफी फास्ट एनिमल होते हैं। सेकंड आया कंगनायम। कंगनायम ब्रीड की जब बात करूं, इसका बहुत चर्चा रहा। जैसा कि मैंने शुरू में पढ़ाते टाइम बोला कि 2 साल में कोरोना ने और कुछ सिखाया नहीं सिखाया, हाइजीन और सैनिटाइजेशन तो सिखा दिया। अगर डिफरेंस नहीं पता मतलब हमने अच्छे से पढ़ा नहीं। अब सेम यहां पे कंगनायम की बात करें, कंगनायम ब्रीड बहुत स्पेशल ब्रीड है। क्यों है वो आप जानते होंगे। पिछले साल इस बार वाला जो लॉकडाउन था, मतलब इस साल जो हुआ, तो लोगों ने उतना सीरियस नहीं लिया, बिकॉज जब पहले साल हुआ तब लोगों में बहुत डर था। अभी थोड़ा डर निकल गया था, तो वो अलग बात है कि प्रशासन के डंडों का डर था तो लोग घर बैठ जाते हैं, वरना उतना डर हमने महसूस नहीं किया जितना पिछली बार था। जबकि इस बार बुरे हाल थे हॉस्पिटल्स के अंदर, पिछली बार उतने बुरे तो नहीं थे, बट स्टिल हम डरे हुए थे। मैं ऐसा इसलिए बता रहा हूं, उस डर के बीच इस एनिमल की डेथ हो गई। इस एनिमल की मतलब ब्रीड है, एनिमल तो कितने सारे होंगे, लेकिन इसमें से एक एनिमल की डेथ होगी, तो उसकी जो शव यात्रा समझते होंगे है ना, जब उसे ले जाया जा रहा है किसे, उसे मिट्टी में दबाने के लिए, कुछ भी करने के लिए ना, तो उसकी शव यात्रा में 2 से 3 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सोच के देखिए, किसी इंसान के केस में तो ये बात समझ भी आती है, एक बैल के केस में 2 से 3 हजार, वो भी कोरोना के टाइम में। हाउ दिस इज पॉसिबल। किसी को पता है ये जो ब्रीड है ये इतनी स्पेशल क्यों है, किसी को नहीं, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बट जस्ट रेज योर हैंड अगर आपको पता हो कि कंगनायम वाले केस में ऐसा क्यों हुआ, उसके मरने पे इतने सारे लोग लॉकडाउन में इकट्ठा क्यों हुए। जहां पे इंसानों के मरने पे आजकल लोग डर रहे हैं, वो बैल के मरने पे इकट्ठा हुए। बस ओनली 2 to 3%। मतलब आप लॉकडाउन के अंदर क्या कर रहे थे, ऐसा क्या देखा आपने जो वो आप देख नहीं पाए। दे आर लाइक सर, सीरीज तो पूरी देख रही थी मैंने, उसका तो मुझे पूछ लो, मिर्जापुर 2 का मिर्जापुर 3 कहां पे आएगा, है ना। ये नहीं, कंगनायम क्या होता है ये तो मेरे को पता ही नहीं है भाई। ये बहुत गलत बात है कि हाथ जो खड़ा करने वाले लोग हैं, ये मुश्किल से 5% लोग हैं, 95% सो रहे हैं। चलो फटाफट से बता दें क्या रीजन था, जल्दी जल्दी बोलें।
सर वो जल्लीकट्टू साउथ इंडिया में जो बुल फाइटिंग होता है। हाँ बिल्कुल, ये बात ठीक है, जल्लीकट्टू के लिए फेमस होता है, लेकिन फिर मरने पे इतने सारे लोग क्यों आए? नहीं, नो आइडिया सर। नो आइडिया। चलो ठीक है, मैं एक्सप्लेन करता हूं भाई। देखो वो उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इन्होंने जल्लीकट्टू वर्ड बोल दिया है। ये अपने आप में एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है। किसका? तमिलनाडु का जल्लीकट्टू। जल्लीकट्टू के लिए फेमस ब्रीड है, इसे यूज किया जाता है उस बुल फाइटिंग के अंदर। एंड इवन वो सिर्फ गेम नहीं, आप उसे बुल फाइटिंग कह के मत छोड़ दीजिए। अकॉर्डिंग टू देम ये उनकी ट्रेडिशन है, परंपरा है। हाई सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन कर दिया था। बैन क्यों कर दिया था? वो बोले कि ये जो है ये एनिमल के ऊपर भी अत्याचार है और सेम टाइम पे ह्यूमन के ऊपर भी अत्याचार है। वाई? बिकॉज एनिमल सींग मारा, अगर उसको लगे तो उसका नुकसान है, वरना तुम बुल को क्या कर रहे हो, उससे काइंड ऑफ इरिटेट कर रहे हो कि पहले कपड़ा दिखा रहे लाल, फिर तुम भाग जा रहे हो। उसके ऊपर भी, ये भी एक्सप्लॉइटेशन है एनिमल का। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बैन कर दिया था। किसको? आपके जल्लीकट्टू को। अगेन लोगों का बोलना यह था कि हमारे बैल हम ही हैं, मैं कुछ गलत वर्ड बोलने वाला था, सॉरी। हमारे बैल और हमारा ही प्लेटफॉर्म है ना, अब वो सींग मारेंगे, हमें मारेंगे, आपको कहां पे दिक्कत है? तो उस गेम को बैन करने के बाद फिर से प्रोविजन किया गया कि कोई बात नहीं, इसे अलाउ किया जाना चाहिए, बिकॉज अकॉर्डिंग टू देम इट्स नॉट अ गेम, ये हमारी परंपरा है, हम हमारी परंपरा को नहीं छोड़ सकते। उसी परंपरा के अंदर यूज किया जाता है इस ब्रीड को, और ये ब्रीड बहुत पवित्र मानी जाती है, जिसकी पूजा करते हो। फिर ऑफ कोर्स आप उस बात को रिलेट कर सकते हो कि उसकी डेथ हुई तो फिर लॉकडाउन टाइम में भी इतने सारे लोग इकट्ठे उसकी शव यात्रा हुआ है, बिकॉज ये ब्रीड बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पाए? आपको इसलिए बता रहा हूं बिकॉज चर्चा में रहा तो कुछ नहीं पता चलता, जो चर्चा में रहता है अक्सर उसकी पेपर के अंदर चर्चा हो जाती है, तो पढ़ लीजिएगा। फिलहाल मैं बात कर रहा हूं ड्रोट पर्पस ब्रीड ऑफ कैटल की। कौन कौन सी ड्रोट पर्पस होती है? अमृत महल आ गया, काफी सारी है लिस्ट में, है ना। अमृत महल है, कंगनायम है, सीरी, हालिकर, बचोर, बारगुर, पवार, किनकाथा, खेरीगढ़, खिल्लारी, मालवी एंड नागौरी। खिलाड़ी एक ड्रोट पर्पस ब्रीड है। ये क्वेश्चन अगेन पूछा किसने? AF4 2020 ने। कैरेक्टर्स की बात करते हैं ड्रोट पर्पस की। ड्रोट पर्पस आपको दूध नहीं देंगे, अगर दूध ही देते तो फिर ये मिल्च ब्रीड के अंदर जाते, लेकिन काउ जो है वो क्या? पुअर यील्डर है। पिछली बार काउज इनकी क्या थी? हायर यील्डर थी। अब की बार काउ क्या हो गया? पुअर। क्यों? क्योंकि बात बोझा ढोने की आई है। बट बुलोक्स आर एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल। जो बुलोक्स हैं वो क्या है? एक्सीलेंट ड्राफ्ट एनिमल, बिकॉज बोझा ढोने काम आई तो फीमेल कहती है अपना तो छुट्टी है, मेल कहता लो मैं आ गया। तो मेल इसके यूजफुल होते हैं और फीमेल इसकी यूजफुल नहीं होती है। कंगनायम की बात करते हैं तो उसे कन्नड़ और कोंगू भी कहा जाता है। कंगनायम के लिए आपने मुझे बता दिया कि कंगनायम जो है बड़ी स्पेशल ब्रीड है, ओरिजिनेट होती है कोयम्बटूर तमिलनाडु से। इट इज गुड ड्रोट पर्पस ब्रीड। द मिल्क यील्ड ऑफ काउज लो। कलर इसका लाइट व्हाइट से ग्रे होता है। एज एट फर्स्ट कविंग 40 महीने की है, मतलब पहली बार बछड़ा जो देगी वो 40 महीने का, 40 महीने की एज में देगी। जल्लीकट्टू अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। दिस ब्रीड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन जल्लीकट्टू owing to its aggressive nature। गुस्सा बड़ी जल्दी हो जाता है ना, तो गेम खेलना है, बुल फाइटिंग है, गुस्से वाला एनिमल ही चाहिए। पता चले तुम काऊ को लेके, वो खड़ी है, कहती लाल कपड़ा क्या दिखा लो, ये लो मैं तो खड़ी हूं, मजा ही नहीं आ रहा गेम के अंदर। इसके अंदर अग्रेसिवनेस है ना, वो कहता दिखा रहे हो लाल कपड़ा, ये देखो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूं, तो फिर हो जाता है बुल फाइटिंग, है ना। तो उसके लिए फेमस है कंगनायम ब्रीड। किसके लिए? जल्लीकट्टू के लिए, विच इज ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ तमिलनाडु। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग एक्साइटेड है, अपनी परंपराओं को निभा रहे हैं, और अपनी परंपराओं को निभाने के लिए कहां कहां तक रिस्क ले लिया जाता है ना। चलो आगे चलते हैं, बिकॉज मैं तो सीन देख के इमेजिन कर रहा हूँ रिस्क कितना बड़ा हो सकता है। एनी हाउ ठीक है, जिसको जो लगता है अच्छी बात है, उनकी परंपरा है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डुअल पर्पस ब्रीड की। अब डबल सिम वाले मोबाइल आ गए हैं, मतलब अब व्हाट्सएप वाली सिम भी उसके अंदर लग जाएगी, कॉलिंग वाली भी लग जाएगी। तो किसी को पर्सनल मैसेज करना है तो वहां से करो, पब्लिक करना है तो वहां से करो। आई मीन टू से मिल्क की जब बात करेंगे तो ये वाली ब्रीड जो है ये मिल्क भी देंगी, और ये वाली जो ब्रीड है इनके जो मेल है वो काम भी करेंगे, लेकिन ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर लेके आएंगी। कैसे? मतलब दूध वाले केस में मिल्क जितनी अच्छी है हो नहीं सकती, और ड्राफ्ट वाले केस में ये ड्रोट जितनी अच्छी नहीं हो सकती। तो ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर लेके आए, मतलब ठीक ठीक है, ना बहुत अच्छे हैं ना ये बहुत बुरे हैं, लेकिन मेल और फीमेल दोनों ही यूज आ जाएंगे। इसीलिए कौन सी ब्रीड क्या दिया इसे? डुअल पर्पस ब्रीड क्या दिया? हरियाणा, ओंगोल, थरपाकर, कांकरेज, दांगी, मेवाती एंड राठी। ये क्या है? ये आपकी डुअल पर्पस ब्रीड है। डुअल पर विच अमंग द फॉलोइंग इज अ डुअल पर्पस ब्रीड? ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था 2017 के अंदर, किसमें? IBPS AFO में। ओके, सो कैरेक्टर्स की बात करते हैं किसके? आपके डुअल पर्पस की। डुअल पर्पस के कैरेक्टर क्या होते हैं? एनिमल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स
इंटरमीडिएट बिटवीन मिल्च एंड ड्रोट ब्रीड, है ना, मिल्च और ड्रोट ब्रीड के इंटरमीडिएट कैरेक्टर है। प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 1200 टू 1500 लीटर पर लैक्टेशन। जो प्रोडक्शन है आपने मिल्च ब्रीड के रेफरेंस में पढ़ा था कि 1500 से 2500 लीटर होता है, इसका देखिए उतना तो नहीं है लेकिन ठीक है, बुरा भी नहीं है, 1200 टू 1500 लीटर हो गया पर लैक्टेशन में। थरपारकर की बात करते हैं, थारी ग्रे सिंधी या व्हाइट सिंधी से नाम दिया जाता है, उसका ओरिजिन जो है वो थरपारकर ऑफ सिंध पाकिस्तान है। अगर सर पाकिस्तान है तो फिर से इंडिजिनस ब्रीड के अंदर क्यों पढ़ रहे हो, बिकॉज दूसरी कंट्री में किसी का ओरिजिन हुआ होता है तो एक्सोटिक ब्रीड होती है, हम तो इंडिजिनस पढ़ रहे हैं हाल फिलहाल। लेकिन पाकिस्तान पहले किसका पार्ट था, इट वाज द पार्ट ऑफ इंडिया, बाद में उसे सेपरेट किया गया, तो ये पार्ट जो है ये पहले इंडिया का था, इसलिए इंडिजिनस ब्रीड माना जाता है। कलर जो है व्हाइट एंड ग्रे, दे आर मीडियम साइज, कॉम्पैक्ट एंड हैव लयरे शेप्ड हॉर्न। दिखाता हूं, लयरे क्या है, एक मुड़ा हुआ सा अपीयरेंस देता है, शेप है ये हॉर्न की। एज जो होती है इनकी, पहला बछड़ा देते टाइम 3 से 4 साल की होती है। द बुलॉक्स आर क्वाइट सुटेबल फॉर प्लोइंग, क्योंकि डुअल पर्पस है ना, दोनों ही काम देगी। बुलॉक्स आर क्वाइट सुटेबल फॉर प्लोइंग एंड कास्टिंग and the cows yield 18 to 2600 kg of milk per lactation। बढ़िया है ना, मिल्क भी अच्छा खासा दे दिया और आपकी क्या है, सुटेबल है किसके लिए, ये प्लोइंग के लिए भी। हरियाणा की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ब्रीड है हरियाणा, क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, क्यों बताता हूं। हरियाणा को बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड के नाम से जाना जाता है। जब बात करते हैं हरियाणा की, ओरिजिन प्लेस इसका जैसा कि नाम ही है हरियाणा, रोहतक, हिसार एंड जींद एंड गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा एंड ऑल्सो पॉपुलर इन पंजाब, यूपी एंड पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश। कलर इसका व्हाइट एंड ग्रे होता है। एज एट फर्स्ट काविंग, पहली बार ये काविंग करती है, काफ को जन्म देती है 42 टू 48 मंथ्स में। प्रोडक्शन जो है इसका थोड़ा सा कम है, 600 टू 1000 लीटर। सींग इसके छोटे छोटे होते हैं, हॉर्न्स आर स्मॉल एंड बुलॉक्स आर पावरफुल वर्क एनिमल। तो देखो दूध भी दे रही है, बुलॉक्स जो है वो एनिमल पावरफुल है। हरियाणा इज टर्म्ड एज बेस्ट डुअल पर्पस ब्रीड AFO 2017, है ना। देख लो भाई, हरियाणा से क्वेश्चन आया हुआ है, हरियाणा अपने आप में इंपॉर्टेंट ब्रीड है, इंपॉर्टेंट डुअल पर्पस ब्रीड है ये। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट बोला है कांकरेज। कांकरेज भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए भी आपने एक वर्ड सुना हुआ है, हाथ खड़ा करो जरा, कितने लोग जानते हैं इसके लिए वो जो वर्ड सुना हुआ है ना, वो वर्ड क्या सुना हुआ है, समझ गए होंगे, मैंने थोड़ा सा इशारा करके समझाना चाहा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो समझ गए हैं। कभी 11 नंबर की बस से आप कॉलेज गए हो? कहते हमारे कॉलेज में बस ही जाती थी। अरे 11 नंबर की बस तो हर जगह से जाती होती है ना। ओके, बहुत सारे लोग फड़फड़ा रहे, मतलब फड़फड़ा नहीं रहे हैं, हाथ हिला रहे हैं किसी एक से पूछेंगे, मोदी जी से पूछते हैं, सॉरी मोदी जी थोड़ी है। आपका सरनेम क्या है? भट्ट। क्या सरनेम है आपका? भट्ट। ओके, मोदी सारे गुजरात में होते हैं क्या? नो सर, पूरे इंडिया में होते हैं। गुजरात से थे, ओके। मैं मुझे देखते मुझे उनकी याद आ जाती है, वो मेरे फेवरेट है। कोई नहीं सर, कांकरेज की बात करते हैं। कांकरेज जो है ये कौन सी मतलब किसके लिए फेमस है? सवाई चाल के लिए। वेरी गुड, आप सवाई चाल ठीक बोल रहे हैं। ये सवाई चाल होता क्या है? वो जो जनरली जो काव चलते हैं उससे 2.5 फुट ज्यादा चलते हैं, सवाई चाल। हाँ बिल्कुल, आप ठीक बोल रहे हैं ना, सवा चलती है, सवाई चलती है और सवाई चाल के लिए फेमस होती है। आई थिंक सवाई चाल एक ऐसा वर्ड है, हाँ तो 10 से 20% लोग खड़ा कर पा रहे हैं, 80% लोगों ने क्या सवाई चाल नहीं पढ़ा यार। वो अलग बात है कि मैं इस पार्ट को पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, लेकिन ये ग्रेजुएशन टाइम मैंने पढ़ा था, बट वो ग्रेजुएशन थी ना, उस टाइम पे तो ध्यान नहीं था कि हमें AFO की तैयारी करनी पड़ेगी, तो पढ़ लेते अच्छे से। चलो कांकरेज की बात करते हैं। कांकरेज के लिए क्या बोला गया कि कांकरेज को इन नामों से और जाना था, बन्नई, वागाड़िया, वाडेर, नागू या फिर सेनहोरे। मे भी इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अलग हो सकता है बिकॉज ये उसके लोकल नेम है। कांकरेज की जब बात करते हैं तो कांकरेज वाले बोला गया ओरिजिन प्लेस इसका कच्छ एंड अहमदाबाद ऑफ गुजरात है। कलर इसका सिल्वर ग्रे से आयरन ग्रे होता है। पहली बार जब बछड़े को जन्म देते हो तो उसकी एज जो है वो 4 साल की होती है। प्रोडक्शन जो है एक लैक्टेशन साइकिल में दूध आपको देती है 1300 से 1500 लीटर का। इसके भी हॉर्न जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लहरे शेप्ड। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें हैं, कह देगा कि इनमें से किसके हॉर्न लहरे शेप्ड होते हैं या किसके नहीं होते हैं। तो अभी आपने पिछली ब्रीड का भी लहरे बोला गया, इसका भी लहरे हॉर्न बोला गया। दीज एनिमल्स आर एक्सपोर्टेड इन नॉर्दर्न एंड सदर्न अमेरिका फॉर ग्रेडिंग पर्पस। ये ग्रेडिंग क्या जुगाड़ होता है?
ग्रेडिंग अप की बात कर रहा है, मतलब अपने एनिमल्स को सुधारने के लिए। आप इंडिया में क्या करते हो, आप क्रॉस ब्रीड का डेवलपमेंट करते हो। क्रॉस ब्रीड क्यों करते हो, आप क्रॉस ब्रीड बनाते हो बिकॉज आपको क्या करना है, आपकी जो इंडिजिनस ब्रीड है उसका मिल्क प्रोडक्शन सुधारना है। तो हमने जर्सी से, एचएफ से क्रॉस करवा के बहुत सारी ब्रीड्स बनाई है, जिसके बारे में कल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पढ़ा था, बताया था आपको, थोड़ा सा आइडिया दिया था, बाकी हम आज भी पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे ही बोला कांकरेज को तो एक्सपोर्ट किया गया वहां की नस्लों को सुधारने के लिए। नेक्स्ट बोला गया बुलोक्स ऑफ दिस ब्रीड आर फेमस फॉर, या ऑफ कोर्स ये पॉइंट आपको पता है, सवाई चाल। सवाई चाल का मतलब क्या होता है, द गेट ऑफ कांकरेज इज पेक्यूलरली कॉल्ड एज 1 and 1/4 पेसेस, मतलब सवा हो गया, सवाई चाल हो गया। नहीं समझ पा रहे हैं तो ये लीजिए, अब समझ जाएंगे। सबसे पहले वाले को देखिए और फिर आगे आगे चलते जाइए, आप समझ जाएंगे उनका जो पेस है, जो रेट है, जो चाल है वो बढ़ती जा रही है। हाँ, हालांकि यहाँ पे डॉग है, बट क्या करूं, एनिमेशन के साथ मुझे डॉग ही मिला, कांकरेज मिली नहीं। तो आपको समझ आ जाएगा कि जितना ये बोलिए कि एक नॉर्मल काऊ अगर 10 मीटर चली तो वो सेम टाइम पे 12.5 मीटर चल जाएगी, मतलब सवा हो गया ना। सवा तो समझते होंगे, आई होप पीपल हु आर फ्रॉम इंग्लिश मीडियम, सवा वर्ड तो आपने भी सुना होगा। सवा का मतलब 1.25, तो ऐसी चाल कैसी होगी इसकी, सवाई चाल हो गई। चलो आगे चलते हैं, कांकरेज के बारे में पढ़ लिया, याद होगा कैटेगरी हम पढ़ रहे हैं किसकी, ड्रोट पर्पस की। ड्रोट के बाद ड्रोट पर्पस पढ़ रहे हैं कांकरेज, हाँ ठीक है ना। नहीं, हम ड्रोट पर्पस नहीं पढ़ रहे थे, हम कांकरेज की बात कर रहे हैं। और कांकरेज से पहले हमने क्या पढ़ा कि कांकरेज से पहले जो है ये हमारी हरियाणा है, जिसके लिए हरियाणा की जब बात करेंगे तो इसे बेस्ट डुअल पर्पस का नाम दिया गया था, और हम डुअल पर्पस को पढ़ रहे थे, ना कि ड्रोट को। ड्रोट हमने इससे पहले पढ़ रही है। अगली कैटेगरी में मूव करते हैं। हमारी जो नेक्स्ट कैटेगरी है, यहाँ पे कौन आ गया है, हमारी नेक्स्ट कैटेगरी के अंदर आ गया है एक्सोटिक ब्रीड। क्योंकि आपने इंडिजिनस के तीनों पॉइंट तो कवर कर लिए। तीनों पॉइंट कौन से, आपने इंडिजिनस वाले केस में पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया कि आपकी मिल्च पर्पस कौन सी होती है, ड्रोट पर्पस कौन सी होती है, और डुअल पर्पस कौन सी होती है। डुअल के अंदर हमने थरपारकर की बात करी, हरियाणा की बात करी, कांकरेज की बात करी। नेक्स्ट आपकी ब्रीड कौन सी आ गई, एक्सोटिक। जैसा कि नाम ही लगा हुआ एक्सोटिक, सुना होगा एक्सोटिक वर्ड आपने, प्रियंका का एक गाना भी है, प्रियंका चोपड़ा का, एक्सोटिक वर्ड को बहुत यूज करती है वो। एक्सोटिक वेजिटेबल आपने सुनी होंगी। अब की बात ब्रीड को सुन लीजिए जो फॉरेन से बिलोंग करती है ना। जब बात करते हैं एक्सोटिक ब्रीड की, तो एक्सोटिक ब्रीड वाले केस में देखिए ये फेमस ब्रीड के नाम आपने सुने हुए हैं, एचएफ होलिस्टीन फ्रीजियन। यहां से क्वेश्चन पूछा आरआरबी एसओ 2019 ने, ब्राउन स्विस, रेड डेन, आयरशायर, गर्नसी और जर्सी। आपने अगर ज्यादा चर्चा सुनी होगी तो इसकी चर्चा अच्छी खासी सुनी है, फिर इसकी भी सुनी होगी, उसके बाद इसकी सुनी होगी, बाकी थोड़ी बहुत चर्चा इनकी भी चलती रहती है। लेकिन एचएफ और जर्सी ज्यादा फेमस है ना। एचएफ सबसे ज्यादा फेमस है। एक्सोटिक ब्रीड के कैरेक्टर की बात करते हैं तो क्वांटिटी इज हाई एंड क्वालिटी इज लो इन मिल्क प्रोडक्शन। क्वांटिटी मतलब दूध देना, क्वालिटी मतलब फैट देना, तो फैट इनके अंदर ज्यादा नहीं होता, बट हाँ मिल्क प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। बॉडी वेट इज मोर देन इंडियन ब्रीड। जो बॉडी वेट है वो क्या है, इंडियन ब्रीड से ज्यादा है। ये तो कल भी हमने पढ़ा था, जब हमने इंडिजिनस एक्सोटिक ब्रीड के डिफरेंस को पढ़ा था, तो हमने कहा था कि जो एक्सोटिक ब्रीड है उनमें क्या होता है, उनका वेट ज्यादा होता है, इंडिजिनस का वेट कम होता है। एचएफ आप देखते ही समझ गए कितनी इंपॉर्टेंट ब्रीड है, 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। एचएफ ओनली से ओरिजिनेट हुई है फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स, स्पेशली इन द प्रोविंस ऑफ फ्रीजलैंड। अब देख लीजिए, नीदरलैंड आ गया, फ्रीजलैंड आ गया, होलैंड आ गया, पोलैंड आ गया, उत्तर प्रदेश नहीं, मैं गलत फीलिंग ले गया, उत्तर प्रदेश थोड़ी आ गया है ना, बट हाँ नीदरलैंड, पोलैंड और फ्रीजलैंड आ गया। मैंने कल आपको बताया था 2 प्रोविंस को मिलके बना हुआ है फ्रीजलैंड, उसी के अंदर होलैंड आ जाता है और उसी के अंदर क्या आ जाता है आपका नीदरलैंड्स आ जाता है। तो अल्टीमेटली गंगाधरी शक्तिमान है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे मूव करते हैं, ओरिजिन आप समझ गए हैं। बोला गया लार्जेस्ट डेयरी ब्रीड एंड रगडली बिल्ट इन शेप एंड पोजेस लार्ज अडर। मतलब शरीर जो है भाई साहब हैवी, स्ट्रोंग और बड़ा सारा अडर है, जो एक अच्छी बात है किसके लिए, फीमेल एनिमल के लिए, जो अच्छी नस्ल का होगा। बोला गया ब्रीड्स हैव टिपिकल मार्किंग ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट दैट मेक देम इजीली डिस्टिंग्विशेबल। आप इनको दूसरी ब्रीड से बड़े आराम से अलग कर सकते हो, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर व्हाइट और ब्लैक के धब्बे होते हैं। जी आप सामने फोटो में देख पा रहे हैं। द एवरेज मिल्क प्रोडक्शन ऑफ काउ इज 6000 to 7000 kg पर लैक्टेशन। देख लो, लगभग 3 गुना हो गया। अपने वाली 1500 से 2500 कह रही थी, और ये कहती मैं 7000 पे हूं। टफ कंपटीशन देती है ना। फिर कहते हैं नहीं नहीं नहीं, कंपटीशन बहुत है, हम तो फॉर्म ही नहीं भरेंगे, बस ऐसा ही कंपटीशन है। तो आप भी साहिवाल नहीं बनना, होलिस्टीन फ्रीजियन बनिएगा, 3 गुना लीजिए, कंपटीशन अपने आप बाहर हो जाता है।
दूध नहीं देना, नंबरों की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट बोल रहा हूं हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड, सबसे ज्यादा जो मिल्क प्रोडक्शन है। ये काफी पुराना क्वेश्चन हो गया क्योंकि अब हर कोई जानता है इस टाइम पे। तो जैसे जैसे बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं ना, वैसे वैसे क्वेश्चन पेपर स्मार्ट होता है। अब देखो ना, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था, बच्चों वाला था, इसने पूछ लिया सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन को। अब उसको पता है कि ये दिया तो ठोकेंगे सारे एचएफ, पता नहीं ना जाने क्यों उसने पिछले साल गलती कर ली जहां पर उसने कह दिया राइस का साइंटिफिक नेम, है ना। अब आई डोंट नो ऐसा क्यों पूछा, बट जनरली ये लोग क्वेश्चन को ना थोड़ा सा मैन्युपुलेट कर देते हैं, डिफिकल्ट कर देते हैं। होलिस्टिन फ्रीजियन को आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं छोटी सी नस्ल की, क्योंकि वो काफी बड़ी थी, ये काफी छोटी सी होती है ना। बात करते हैं जर्सी की। ओरिजिनेट फ्रॉम द जर्सी आइलैंड, यूनाइटेड यूके, है ना, उत्तराखंड वाला यूके नहीं है, ये दूसरे वाला यूके हो गया। स्मॉलेस्ट ऑफ डेयरी टाइप ऑफ कैटल, याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा? एचएफ को लार्जेस्ट बोला तो जर्सी क्या हो गया आपका? स्मॉलेस्ट हो गया। इन इंडिया दिस ब्रीड हैज एसिमिलाइज्ड, एक्लिमेटाइज्ड, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूं, एक्लिमेटाइज्ड well and is widely used in cross breeding in indigenous cow, because इससे जब आपने इंडिजिनस का क्रॉस करवाया तो उसने काफी अडेप्टेशन दिखाई कि ठीक है भाई यहां काम चल सकता है, तो इसलिए काफी पॉपुलर है। कौन सी आपकी? जर्सी। द टिपिकल कलर ऑफ जर्सी इज रेडिश फोन। आप देख पा रहे हैं सामने यार, गाय आपके सामने है, ये जो कलर है ये रेड नहीं है, ये रेडिश फोन कलर है। इकोनॉमिकल प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क विद 4.5% फैट, एंड टोटल सोलिड जो है मिल्क के अंदर वो कितना है? 15%। काफी अच्छा खासा फैट और सोलिड आपको दे रही है। एवरेज मिल्क यील्ड इज 4500 केजी पर लैक्टेशन। बोलोगे सर एचएस से तो ये कंपीट नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? वो तो 7000 के आसपास थी, 4500 के आसपास थी, लेकिन ये इस केस में उससे आगे है ना। क्वालिटी बात करें, क्वालिटी मिल्क की, तो उससे बेटर ये दे रही है, बिकॉज वो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करते तो फैट उसका कम हो जाता है। इसमें 4.5% का अच्छा खासा फैट है। एक्सोटिक ब्रीड की बात करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा कौन सा? ब्राउन स्विस। ब्राउन स्विस की बात करते हैं तो बोला गया माउंटेनियस रीजन ऑफ स्विट्जरलैंड। बड़ी अच्छी जगह से आई है भैया, है ना, स्विस लगा हुआ है उसके नाम में। आपको पता है स्विस की तो वैल्यू बड़ी है। आप जब स्विस वॉचेस की बात कर देंगे तो लाखों के अंदर आती है, हजारों के अंदर तो नहीं ली जा सकती है। तो ऐसे ही स्विस इसमें लग गया, brown Swiss. So the mountainous region of Switzerland is a place of origin of brown Swiss breed. Average milk yield is 5000 kg per lactation. मतलब जर्सी के आसपास ही है ये भी। The current Swiss is the excellent cross breed cattle obtained by crossing this breed with Sahiwal cattle at National Dairy Research Institute करनाल। तो आपने क्या किया? साहिवाल मतलब इंडिजिनस फीमेल का ब्राउन स्विस मतलब एक्सोटिक मेल से क्रॉस करवा के नई क्या बना दी? क्रॉस ब्रीड बना दी, जिसका नाम क्या रखा? करन स्विस। समझ गए? चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया? नेक्स्ट आपका जो आ गया कैटेगरी आ गई है, ये कौन सी आने वाली है? अब आपकी क्रॉस ब्रीड, बिकॉज आपने इंडिजिनस पढ़ ली है, एक्सोटिक पढ़ ली है। अब इंडिजिनस और एक्सोटिक कॉम्बिनेशन कर दीजिए। जब कॉम्बिनेशन करा तो एक्सोटिक का मेल, इंडिजिनस का फीमेल, क्रॉस करवा दिया, क्या आ गया आपकी? क्रॉस ब्रीड। काफी सारी क्रॉस ब्रीड हमने डेवलप करी है भाई, है ना, काफी सारी क्रॉस ब्रीड में। कल एक आपने महाराष्ट्र वाली फूले त्रिवेणी बताई थी, उसके अलावा नाम सामने दिख रहे हैं, सुजाता है, फ्रीजवाल है, जर्सिंथ है, आपका करन स्विस है, करन फ्राइज है। एक नाम आपने और ऐड कर लिया यहाँ पे, फूले त्रिवेणी। मैंने बता दिया था एमपी केवी राव ने बनाया, 3 ब्रीड का नाम बताया था जिनके क्रॉस से उसे बनाया गया। बोला गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस ब्रीड, इसके कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं? क्रॉस ब्रीड की बात करें तो एनिमल हैव क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी इन द मिल्क प्रोडक्शन, मतलब फैट भी अच्छा दे रही है और दूध भी अच्छा देती है। क्रॉस ब्रीड जो है वो सबसे इकोनॉमिक है। क्रॉस ब्रीड इज मोस्ट इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है? अगर मैं ये बोलूं कि मान लो मैं किसी क्या कर रहा हूं, कोई काम कर रहा हूं, उस काम को करने में 500 रुपए खर्चा आ जा रहा है और बच रहा है मेरे को 550 रुपए, तो 500 लगा के 550 बच रहा है, मतलब इकोनॉमिक नहीं है वो मेरे लिए। 50 रुपए बचा रहा हूं इतना सारा काम करके, लेकिन अगर 500 लगा के 800 कमा ले रहा हूं, मतलब वो इकोनॉमिक है। तो ऐसे ही देसी गाय पे खर्चा ज्यादा और इनकम कम होती है, जबकि आपकी जो क्रॉस ब्रीड है इन पे खर्चा ज्यादा लेकिन इनकम उससे भी ज्यादा होती है। तो अल्टीमेटली ये आपको इकोनॉमिक पड़ती है। मैंने बोला खर्चा ज्यादा होता है इंडिजिनस से, हाँ ये ज्यादा खाती है तो ज्यादा प्रोडक्शन भी देती है ना। एक काम करो ना यार, अगर मैं ये बोलूं कि मैंने 500 रुपए लगाए, मतलब खर्चा कम किया और 600 रुपए कमाए, तुमने बोला कि हमारे तो 1000 रुपए लग गए हैं बट 1500 कमाए हैं। अब बताओ यार, हम अपने दोनों में से बेनिफिट में कौन रहा? मैंने 500 से 600 कमाया, तुमने 1000 से 1500 कमाए, तो अल्टीमेटली तुम्हारा बेनिफिट रेशियो बढ़ रहा है ना। तो ऐसे ही रेशियो यहां पे बढ़ता है, इसीलिए कहता है जो क्रॉस ब्रीड है वो क्या है? मोस्ट इकोनॉमिक है। क्रॉस ब्रीड की बात करते हैं करन फ्राइज की, तो एचएफ वो आप नीचे जो देख पा रहे हैं ये तो जानते होंगे ना,
HF और थरपाकर मेल फीमेल है ना, वो मेल का सिंबल है और फीमेल का है, तो बोला गया HF के मेल से और थरपाकर के फीमेल से बनाया गया। करंट प्राइस को प्रोडक्शन 3200 लीटर देता है। डेवलप किया एनडीआरआई ने, क्वेश्चन पूछा है फॉर 2018 ने। करंट प्राइस के बाद करंट स्विस है, अभी पढ़ के आए थे, ब्राउन स्विस और साहिवाल का क्रॉस है, प्रोडक्शन 3600 लीटर है। डेवलप किया किसने? एनडीआरआई ने। आगे चलते हैं, काउ ब्रीड की बात होगी, अब बफेलो ब्रीड की बात करते हैं। ज्यादा ब्रीड्स को नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फिर लेक्चर आगे भी हमें डेयरी तक भी लेके जाना है, एनिमल डिजीज की बात भी करनी है। सो बफेलो की बात करते हैं। बफेलो वाले कैसे? मुर्रा, नागपुरी, सूरती, भदावरी, मेहसाना, जाफराबादी। मेहसाना जाफराबादी को थोड़ा सा कम पढ़ा हो आपने, लेकिन मुर्रा, भदावरी, नागपुरी, सूरती, सूरती को तो हम पहले ही देख के आए। नागपुरी का उतना चर्चा नहीं है, ऐसा मत कहिएगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इनके चर्चे ज्यादा सुनने को मिलते हैं, उसके बाद इसका ज्यादा आता है और बाकी का भी, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रीड तो नहीं है हमारे पास बफेलो की। तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मुर्रा की। पहले फोटो देख लीजिए, दिख रहा है आपको कैसा शरीर है, कैसा उसका कलर है। तो जो मुर्रा की बात करते हैं, बोला गया इट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ब्रीड ऑफ बफेलोज हुज होम इज रोहतक, हिसार एंड जींद ऑफ हरियाणा। नाबा एंड पटियाला कहां का है? डिस्ट्रिक्ट पंजाब का। बटर फैट इसका 7% होता है, सबसे ज्यादा तो फैट नहीं होता है इसमें, वो किसी और में होता है, लेकिन AFO 16 कहता है बताओ फिर कितना होता है, तो 7% बटर फैट है। Average lactation yield is varying from 1500 to 2500 kg and the average milk yield is 6.8 kgs per day. The age at first calving is 42 to 45 months. ये पूछा किसने? AFO 2018 ने। एज एट फर्स्ट calving मैं आपको समझा चुका हूं कि पहली बार जब बछड़े को जन्म देगी उस टाइम पे उसकी उसकी जो क्या होगी? आयु हो गया ना, मतलब एज जो है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे बछड़ा वर्ड बोल रहा हूँ, जनरली वो काउ के सेंस में बोलते हैं हम, आप जो मर्जी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। हमारे यहाँ पे पंजाबी है, अब आप हंसेंगे इस बात पे, बट कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बोलने में कभी शर्म नहीं आती है। हमारे यहाँ पे कट्टा कहा जाता है। अब आप यूपी से होंगे तो आप कट्टा कुछ और समझते हैं, बट ये तो लैंग्वेज का डिफरेंस है ना। तो हमारे इधर जब भैंस का होता है उसे कट्टा कहते हैं, है ना। चलो ठीक है, आपके यहाँ जो बोलते होंगे दैट्स ओके। सो मुर्रा की बात करते हैं। मुर्रा के बाद नेक्स्ट आते हैं हाईएस्ट बटर फैट की बात करते हैं, तो यहाँ पे भदावरी की बात करते हैं। भदावरी वाले केस में क्या बोला गया? भदावरी आपको पता ही है, फेमस है अपने बटर फैट के लिए, मतलब फैट कंटेंट के लिए। आगरा एंड इटावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश का ओरिजिन माना जाता है। द बॉडी इज यूजुअली लाइट और कॉपर कलर्ड, बहुत काली काली नहीं है, लाइट और कॉपर कलर की है। इज अ पेक्यूलैरिटी, मतलब इसका मेजर वो क्या है? ट्रेट है, सिम्टम है। पेक्यूलैरिटी ऑफ दिस ब्रीड, आईलिड्स आर जनरली कॉपर्स एंड लाइट ब्राउन। आंखों के आप क्या करेंगे, वहां पे एक जो आईलिड्स हैं वो देखेंगे कैसी है, कॉपर या लाइट ब्राउन कलर की है। टू व्हाइट लाइन शेवरोन, शेवरोन नहीं इसे शेवरोन पढ़िए। टू व्हाइट लाइन शेवरोन आर प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ द नेक सिमिलर टू दैट ऑफ सूरती बफेलो। सूरती के अंदर भी, भदावरी के अंदर भी दो व्हाइट लाइन प्रेजेंट है, जिसे व्हाइट लाइन शेवरोन कहा जाता है। किसमें? भदावरी में और सूरती में। एवरेज मिल्क यील्ड जो है वो 800 से 1000 केजी पर लैक्टेशन है, या फिर लीटर कह दीजिए। द फैट कंटेंट वेरीज फ्रॉम 6 to 12.5%। हाईएस्ट परसेंट ऑफ फैट इन बफेलो ब्रीड ये किसमें होता है? भदावरी ने। पूछा किसने? AFO 2017 ने। तो आपने अगर पढ़ा हो कि भदावरी के अंदर 13% फैट होता है, तो उसका हाईएस्ट रिकॉर्ड है। हर भदावरी 13% नहीं दे पाएगी, 6 से 12.5% का क्या होता है? इनका एक एवरेज होता है। आगे बात करते हैं बफेलो के अंदर जाफराबादी की। जाफराबादी की बात करें, गुजरात की ब्रीड है ये। द ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ दिस ब्रीड इज गिर फॉरेस्ट, कच्छ एंड जामनगर डिस्ट्रिक्ट कहां का? गुजरात का। द हॉर्न्स आर हैवी, inclined to droop at the each side of neck and then turning up at the point. The udder is well developed with the funnel shaped teat. देखो फिर से एक अच्छा पॉइंट आपको मिल गया। जैसे आपने सिकल शेप्ड हॉर्न बोला सूरती के लिए, तो कहता फनल शेप जो टीट है वो किसके होते हैं? ये होते हैं जाफराबादी के। The average milk yield is 1000 to 1200 kg per lactation. In general, the milk of buffalo is more whiter than cow because keratin is converted into colorless vitamin A. जो कैरोटीन है वो किसमें चला गया? कलरलेस विटामिन ए के अंदर चला गया, इसीलिए मिल्क कैसा होता है? इसका व्हाइटिश अपीयरेंस का होता है। AFO 21 ने ऐसा क्वेश्चन कैरोटिनोइड वाला पूछा था, है ना।
नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या बोला गया? सुरती। सुरती की बात करें, डेक्कानी, गुजराती, तलबड़ा, चारटोर या नादियाडी कहा जाता है। अगेन हो सकता है मैं इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत कर रहा हूँ बिकॉज ये लोकल वर्ड है, तो लोकल लैंग्वेज के अंदर एज इट इज बोले जाते हैं। नेक्स्ट बोला गया द ब्रीडिंग ट्रैक्ट ऑफ दिस ब्रीड इज बड़ौदा और बड़ौदा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। The milk yield ranges from 1000 to 1300 kg पर लैक्टेशन। एक लैक्टेशन में दूध कितना दे रही है? ये लगभग सभी का बराबर सही है, 1000 से 1200, 1000 से 1300। द पेक्यूलैरिटी, मेजर जो सिम्टम है ऑफ दिस ब्रीड इज वेरी हाई फैट परसेंटेज ऑफ मिल्क 8 to 12%। बट ये ध्यान रखना, हाईएस्ट के केस में भदावरी ही आएगी, सुरती नहीं आएगी। इंटर काविंग पीरियड जो है सुरती ब्रीड का, मतलब एक बछड़े से दूसरे बछड़े को जन्म देगी या फिर जो नई प्रोजनी लेके आएगी वो 400 से 500 दिनों बाद। ये पूछा किसने? RRBSO 2018 ने। आगे चलते हैं। हॉर्न आर सिकल शेप्ड, मॉडरेटली लॉन्ग एंड फ्लैट। दिस बफेलो इज ग्रेइश ब्राउन और ब्लैक इन कलर। ऐसा बोला AFO 2021 ने। अब देख पा रहे होंगे कितनी सारी भरमार है क्वेश्चंस की जो पूछे जाते हैं। एंड व्हाट डू यू थिंक, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? ऑफ कोर्स नो। लेकिन क्या ये क्वेश्चन इजी है? ऑफ कोर्स नो। ध्यान नहीं देते ना लोग। अब जो सामने दिख गया आपको, ये तो आप समझ जाएंगे कि हाँ हाँ सर ये वाला तो इजी है, पता चल जाएगा। लेकिन कब वो बोल देगा बताइए कि इनमें से किस ब्रीड का जो हॉर्न है वो लहरे शेप्ड होते हैं, हम बैठेंगे लहरे शेप्ड, कहते ये तो पहले कभी आया ही नहीं था, है ना। तो यही बात है, जो पहले नहीं आया ना वही ये लोग पूछ लेते हैं जल्दी से। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने बफेलो ब्रीड की बात करी। बफेलो ब्रीड में हमने कौन सी ब्रीड पढ़ी? सिकल शेप्ड हॉर्न को पढ़ा, मतलब सूरती की बात हमने करी। आगे चलते हैं, बात करते हैं जेस्टेशन पीरियड, ओस्ट्रस साइकिल, हीट पीरियड ऑफ वेरियस एनिमल। AFO 2020 के अंदर क्वेश्चन आया यहां से, है ना, बफेलो के लिए यहां पूछा गया था जेस्टेशन पीरियड। तो एनिमल्स की बात करते हैं। एनिमल्स में यहां पे डेटा दिया गया, काउ, बफेलो, शीप, गोट, कैमल एंड स्वाइन। स्वाइन आप जानते हो पिग या सुअर को बोला जाता है। एज ऑफ प्यूबर्टी मैंने कल ही बताया था कि सेक्सुअली मैच्योर वो कितनी एज में हो जाएगी। जेस्टेशन पीरियड का मतलब उसकी वोम के अंदर, यूट्रस के अंदर उसका जो डेवलपमेंट हो रहा है ना वो कितने टाइम में होगा। प्रोसेस जो है डेवलपमेंट की वो जेस्टेशन पीरियड होता है। ओस्ट्रस साइकिल में तो एक बार हीटिंग पीरियड चला गया, दोबारा कितने दिनों बाद आएगा, वो ओस्ट्रस साइकिल होता है। हीट पीरियड का मतलब जब वो क्या है, रेडी है मीटिंग करने के लिए, तो उससे क्या बोल देते हैं? हीट पीरियड बोलते हैं। पढ़ूंगा नहीं मैं इसको, बिकॉज पढ़ना मतलब टाइम पास वाला काम है, मैं वो बिल्कुल नहीं करता हूं क्लास में, तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। मैं लिखवा सकता हूं अभी के अभी, बट टाइम जाए क्लास का, तो बेटर है स्क्रीनशॉट लीजिएगा या फिर पूरा का पूरा PDF आपको ऐप में इसी लेक्चर के साथ मिल जाएगा। बट मेक श्योर याद कीजिएगा, क्वेश्चन यहां से आते हैं। फिर बोला गया एवरेज कंपोजिशन ऑफ मिल्क ऑफ डिफरेंट एनिमल इन परसेंटेज। AFO और RRB दोनों ने यहां से क्वेश्चन पूछा, हाईलाइट भी किया गया। बफेलो, गोट और शीप से पूछा गया। यहां पे 3 क्वेश्चन पूछे गए इतनी सी टेबल से। अब इसे भी नहीं पढ़ूंगा मैं। यहां बोला गया स्पीशीज, बफेलो, गोट, शीप, कैमल, मेयर और एस, है ना। उसका बोला गया उसके अंदर वाटर परसेंटेज कितना होता है, फैट परसेंटेज कितना होता है, प्रोटीन सॉलिड कितना होता है, और फिर आपका टोटल सॉलिड कितना हो गया, SNF कितना हो गया, और जिसका मीठा होता है मतलब लैक्टोज कितना हो गया। टेबल आपके सामने है, डेटा आपके सामने है, याद आपको करना पड़ेगा। हाँ ऐसा भी होता है कि आपको इसका मतलब ये नहीं कि ऐसे याद 86.61 86.6 ऐसा याद नहीं करना होता। एक एस्टिमेशन लेना है कि 86.61 बोल रहा है तो 87 याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और याद मत करो, थोड़ा सा आइडिया लो। जनरली याद ये करना होता है कि किसके अंदर क्या कम है और क्या किसके अंदर ज्यादा है। जैसे आप इस टेबल के अंदर जाएंगे, मैं लास्ट वाले 2 को छोड़ता हूं बिकॉज उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको देखिए 87.61 है ना, 87.61। उसके बाद यहां पे कोई और हाईएस्ट इससे नहीं दिख रहा। और तो सबसे ज्यादा पानी कहां पे, अभी कैमल के अंदर है ना, हाईएस्ट हो गया। साथ साथ लोएस्ट को देख लीजिए, है ना। जैसे लोएस्ट की बात करोगे तो यहां पे जा रहा है लगभग। वैसे पानी हाईएस्ट लोएस्ट नहीं पूछेगा, फैट पूछ सकता है। अब फैट की बात करेंगे तो देखो आपको 7.90 के साथ कौन दिख रहा है, आपकी शीप दिख रही है जो हाईएस्ट फैट है इनके अंदर। ऐसे अकॉर्डिंगली TS हो गया, SNF हो गया, लैक्टोज हो गया। ये आपको सारे के सारे डेटा याद करने पड़ेंगे कि क्या किसके अंदर ज्यादा होता है। और वही चीज इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि लैक्टोज हाईएस्ट किसमें होता है, आपने काऊ को प्रेफर किया था। आप सामने डेटा देख सकते हैं कि हाईएस्ट जो है, बिकॉज ये ऑप्शन के अंदर नहीं थे, इनको हटा दोगे तो जो हाईएस्ट आपको दिख रहा है लैक्टोज, वो किसके अंदर है, बफेलो के अंदर। तो डेटा इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कीजिएगा। आगे चलता हूं, बात करता हूं एनिमल डिजीज की। एनिमल डिजीज को याद करने का सबसे आसान तरीका होता है कि एनिमल डिजीज को अच्छे से पढ़ा जाए। अच्छे से पढ़ा जाए मतलब उनको देखा जाए।
कोरोना के सिम्टम क्या होते हैं, ये बात आपको अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन 2 सालों ने अच्छे से समझा दिया, भैया ये बहुत खतरनाक चीज है ना, इससे दूर ही रहना चाहिए, हमें पता है इसके सिम्टम क्या है। गलती से भी हो गया ना से तो वी आर लाइक थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, है ना। चलो, सो पॉइंट इज हमें पता है, तो अब हमें याद नहीं करना पड़ेगा। सेम यहां पे एनिमल डिजीज को रट्टा मारने से बेहतर है उनके सिम्टम्स को पढ़िए, एक बार देखिए, वीडियोस देखिए, कुछ फोटो देखिए, बिकॉज आप लाइव में तो देख नहीं पाएंगे, है ना, लेकिन एक बार वीडियोस और फोटोज देखेंगे, थोड़ा सा अजीब ना लगे आपको, बिकॉज कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो बड़े खतरनाक तरीके से फैलती है, तो पीपल आ रहे यार ये ऐसे कैसे, ऐसा देख नहीं पाते लोग। ऐसा नहीं कीजिए, आपकी स्टडी का पार्ट है, इसे देखना ही पड़ेगा, बट एनिमल डिजीज को रट्टा मारने से बेहतर तरीका है उसको एक बार के लिए देखा जाए और फिर उसे याद किया जाए। अब मैं जब पढ़ाता हूं तो पूरा एक लेक्चर इसके लिए लेता हूं। हाल फिलहाल मैंने यहां पे लिस्ट डाल दी है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, वायरल डिजीज कौन सी है, पैरासिटिक कौन सी है, माइकोटिक और मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी है, आपके सामने है सर। अगर इंपॉर्टेंट ना हो तो जरा सा 1 मिनट के लिए टेबल पे नजर मारे, RRBSO 19, AFO 20, AFO 16, AFO 20, AFO 20, 5 क्वेश्चन एक ही टेबल से पूछे गए हैं। सो इंपॉर्टेंट बड़ा है सर, याद करना पड़ेगा कौन सी डिजीज किससे फैल रही है। यहां पे बोला गया है ये इन्फेक्शियस या फिर कंटेजियस है, मतलब जो स्प्रेड हो जाती है, ये बैक्टीरियल है, यहां पे वायरल है, फिर पैरासिटिक या फिर फंगल है। इधर नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कंटेजियस बोला गया, यहां पे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आपको दिख रहे हैं, लेकिन मेटाबॉलिक हो, इन्फेक्शियस हो, नॉन इन्फेक्शियस हो, पढ़ना बहुत अच्छे से पड़ेगा, बिकॉज इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आगे बात करते हैं पोल्ट्री डिजीज की। पोल्ट्री डिजीज में तो कोई बीमारी होती नहीं है। आप बोलेंगे होती नहीं है सर, हाँ नहीं होती। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज एक ही बीमारी है जिसमें हर बार क्वेश्चन भूल जाता है। कौन सी, आप जानते हैं ना, बताइए जरा, बोलिए सारे लोग, कौन सी एक ही बीमारी है जिसमें पोल्ट्री से हमेशा क्वेश्चन भूल लिया जाता है? याद है? हाँ ऑफ कोर्स आप ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बोल रहे हैं रानीखेत डिसऑर्डर जो है ना 50 से 100% तक मोर्टेलिटी लेके आ जाता है। मोर्टेलिटी का मतलब क्या होता है, मृत्यु दर, कि अगर रानीखेत फैल गया तो 50 से 100% बर्ड मर जाएंगे जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो रानीखेत सबसे सीरियस डिसऑर्डर है जिसे न्यूकैसल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। इसी से हर बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बीमारियां और भी होती हैं लेकिन मेजर यही है, आपके सामने है, आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं। AFO 18, AFO 19, AFO 20। सोचो एक बीमारी से 3 बार क्वेश्चन पूछा जाए लगातार 3 साल और बच्चा आंसर ना कर पाए, मतलब बच्चा सो रहा था। क्योंकि इस साल आंसर नहीं किया तो कोई बात नहीं, पहली बार आया, लेकिन अगर तुम इस साल भी आंसर ना करो, इस साल भी आंसर ना करो तो फिर तुम सो रहे हो। सो रानीखेत की बात करता हूं, बोला गया रानीखेत डिजीज ऑल्सो नोन इन द वेस्ट एज न्यूकैसल डिजीज इज अ कंटेजियस एंड हाईली फैटल। घातक है, मर जाते हैं। डिजीज ऑफ फ्लोज मतलब जो आपके क्या है, वो जो चूजे हैं उनके झुंड है। दिस डिजीज स्टिल रैंक एज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस वायरस डिजीज ऑफ पोल्ट्री। आपको पता ही है वायरस भैया बड़ा खतरनाक है, सब लोग जानते हैं, है ना। नेक्स्ट बोला गया मोर्टेलिटी इन फ्लोज वेरीज फ्रॉम 50 to 100%. द डिजीज इज ऑल्सो सस्पेक्टेड टू कॉज कंजक्टिवाइटिस अमंग द लेबोरेटरी वर्कर्स, मतलब उनको भी पंगा कर देगी ये, एंड पर्सन हैंडलिंग इन्फेक्टेड बर्ड्स। लसोटा वैक्सीन है जो हम यूज करते हैं, किसके लिए, लसोटा या लसोटा वैक्सीन किसके लिए, रानीखेत के लिए। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज डिस्कवर्ड दिस वैक्सीन फॉर रानीखेत डिजीज। IVRI इंस्टीट्यूट हैज आल्सो डेवलप्ड गोट पॉक्स वैक्सीन। अब अगर ध्यान से सीक्वेंस देखेंगे ना, इनका दिमाग कैसे काम कर रहा है। इन्होंने बोला 18 के अंदर ये बता दो भैया, इंडियन वेटनरी रिसर्च डिस्कवर किया रानीखेत के लिए वैक्सीन जो किसने बनाई है। 18 में पूछ दिया, अब बच्चा ध्यान नहीं दे रहा। अगले साल आके बोलता कि गोट पोक्स वैक्सीन बताइए कहां से आई है, नाम सेम ही था। अब AFO 18, 19 पूछा, अब उसे वो बोलता अच्छा जो 18 में क्वेश्चन मैंने पूछा था ये तो बता कि कौन सी वैक्सीन बनाई है, तो नाम पूछ लिया गया। तो देखो ना चीजें कैसे सीक्वेंस में जा रही हैं। मैंने आपको ये भी कहा अगर आप ये बोले ना कि मैं पिछले 5 साल के पेपर पढ़ के सेलेक्ट हो जाऊंगा, नहीं हो सकते। लेकिन हाँ पिछले 5 साल के पेपर ना आपको 60 में 5 क्वेश्चन के लिए हेल्प कर देंगे, बट कंडीशन ये भी रहेगी सिर्फ क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, एक क्वेश्चन के 5 क्रॉस क्वेश्चन बनाइए। कि उसने रानीखेत से क्वेश्चन पूछा ना 2020 के अंदर कि कौन सी वैक्सीन है, तो रानीखेत क्यों फैलता है, कब फैलता है, मोर्टेलिटी क्या है, किसने बनाई है वैक्सीन। एक क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन बनाइए। सुनना बहुत आसान है, एक्सेप्ट आप कर रहे हो मेरी बात को कि हाँ सर ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामने देख पा रहे हैं एक छोटी सी स्लाइड से 3 क्वेश्चन। सर 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
आप इग्नोर नहीं कर सकते। बट ये कि पिछले 5 साल के पेपर को उठाएंगे ना तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन 60 क्वेश्चन एएफओ के, 40 क्वेश्चन आरआरबीएसओ के, आपको 500 क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब 500 को 5 से मल्टीप्लाई करना मतलब 2500 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, जिसके लिए ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट 1 महीना तो मिनिमम रिक्वायर्ड है डेडिकेशन से, वरना 2 महीने। अब मैं ये सच बता रहा हूं, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है कि वो 2500 क्वेश्चन बनाए। मैं ऐसी बातें क्लास में इसलिए बोलता हूं कि उसको सामने वाला लगे कि हाँ चैलेंज कर रहा है मुझे, करके दिखाइए सर, और मुझे मत दिखाइए, करके दिखाइए। 1 अप्रैल को आईपीएस आपको दिखा देगा, रिजल्ट आ जाएगा आपका, सेलेक्ट हो जाएंगे, बट करके तो दिखाइए। प्लान सभी के पास है, गोल सभी के पास है, सपने सभी के हैं, मंजिल सभी को चाहिए, बट बीच में जो इंप्लीमेंटेशन है ना, बड़े बड़ों की हवा निकल जाती है यहां पे आके। हाँ, यस ऑफ कोर्स, व्हेन वी सेड फ्री क्लासेस, सो देयर आर more than 3000 registration, and when it comes to attempting the test or when it comes to the classes, 3000, वहां पे लोग 1000 भी नहीं हो पाते हैं। Why? Because प्लान था तो ले लिया, गोल है माइंड में तो ले लिया, बट इंप्लीमेंटेशन की बात आई तो हवा निकल जाती है। प्लीज सीरियसली ये बातें मैं गुस्सा होकर नहीं बोलता हूं, मेरा पार्ट थोड़ी है, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है। आप फ्री कोर्स में है और सेलेक्ट नहीं होंगे तो फ्री में थे ना, मुझे थोड़ी कुछ हो गया उस बात से। बट पॉइंट इज, मेहनत करनी पड़ेगी अगर आपको गोल अचीव करना है, तो उसके बिना कुछ भी नहीं है लाइफ में। तो ये काम कीजिए, जहां पे क्वेश्चन दिख रहा है इंडिकेट मैंने आपके लिए कर दिया, जबकि ये फ्री क्लासेस है तो हमें ये वाले काम करने पड़ते हैं। मैं पेड के अंदर ये वाले काम करता ही नहीं, मैं लिखता नहीं हूं कब कहां पे क्या है, मैं सब पढ़ाता हूं डिटेल के अंदर। वहां पे मैं हर दिन उन्हें टारगेट भी देता हूं और फैक्ट्स भी देता हूं। हालांकि वहां भी ऐसा नहीं है कि सब पढ़ते हैं, पेड के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते। दे आर लाइक, मेरे को बुखार हो गया था, मुझे कोरोना हो गया था। हाँ सच में, हम लोग टारगेट्स के लिए जब कॉल करते हैं ना, इंडिया में कोरोना घटता जा रहा था, जब वो घटता जा रहा था तब मैंने फोन करवाने शुरू किया, तब भी स्टाफ आना शुरू हुआ। वो घटता जा रहा था, एग्रीकल्चर में बढ़ता हुआ देखा कोरोना, जिसको फोन कर लो हर दूसरा पर्सन कोरोना बोल दे रहा है। बोला रिपोर्ट सेंड करो, कहता रिपोर्ट तो नहीं करवाई, तो तू घर का आरटीपीसीआर बन गया, तूने खुद ही टेस्ट कर लिया कि मेरे को कोरोना हो गया। बट कोरोना इंसान को नियतों कोरोना हो चुका है, लोग काम नहीं करते हैं। तो बस आप इस चीज का फायदा उठाइए, फर्क नहीं पड़ता आप किस टाइप के स्टूडेंट हैं, आप मेरी क्लासेस लेते हैं कि नहीं। मैंने शुरू में कहा ना, तो मुझे अच्छा पढ़ाना आता है और ना ही आपको मेरे जैसे इंसान की जरूरत। अगर है जरूरत तो आपको अपने बुलंद हौसलों की जरूरत। अगर वो बड़े हैं ना, आपको दुनिया कोई इंसान रोक नहीं पाएगा। बस उनको बड़ा कीजिए और मेहनत को बड़ा कीजिए और थोड़ा सिस्टमेटिक चलिए, बिकॉज और कुछ नहीं, तो प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। तो गाइडेंस आपको ये अच्छे से दे देगा जब आप पिछले 5 साल के क्वेश्चन उठाकर उसके प्रैक्टिस करेंगे। आगे चलता हूं, रानीखेत की बात कर रहे थे। रानीखेत वाले केस में क्या था कि रानीखेत 50 से 100% बर्ड को मार देती है। सिम्टम क्या होता है, जब रानीखेत फैल गया तो कुछ ऐसे सिम्टम वो दिखाएगा। कैसे? द फर्स्ट सिम्टम यूजुअली ऑब्जर्व्ड इन द यंग बर्ड आर स्नीजिंग। स्नीजिंग समझते होंगे, छींकना है ना, स्नीजिंग, गैस्पिंग एंड ऑफन ड्रूपीनेस, मतलब उनके मुंह में से गिरता जा रहा है, ड्रूपीनेस है ना। Within a short time after appearance of respiratory symptom, death occur in a flock in quick succession। उनको respiratory मतलब सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बीमारी हो गई, मर गई, उसका क्विक सेक्शन, और बर्ड मरते जा रहे हैं and increasing number from day to day। the affected bird are full and depressed with the ruffled feather। डिप्रेस्ड जब होंगे ना, पोल्ट्री के अंदर एक स्पेशल पॉइंट होता है, वो ये कि जैसे कोरोना फैल गया तो सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है, बट ये तो बर्ड है बेचारे, जानते नहीं है। पोल्ट्री में जब कोई बीमारी फैलेगी ना, ये डिप्रेस होंगे तो झुंड के अंदर आपको दिखेंगे। समझ जाइए, अगर पोल्ट्री हेल्दी है तो बहुत भूखी होती है। ये भूखी मतलब पूरा टाइम फीड ले रहे होते हैं, और अगर ये इकट्ठे हैं, नर्वस से दिख रहे हैं, तो समझ जाइए कोई बीमारी फैल रही है। द सिम्टम आर अकम्पनाइड बाय, इसके साथ साथ ये भी हो जाता है क्या, डायरिया। डायरिया समझते होंगे, कैरेक्टराइज्ड बाय द पासिंग ऑफ वाटरी स्टूल विद अ बहुत गंदी स्मेल, ऑफेंसिव स्मेल आनी शुरू हो जाती है। देयर इज प्रोफ्यूज साल्वेशन इन टर्की, द डिजीज रन अ वेरी माइल्ड कोर्स। अब मैं एक बात और बता देता हूं, यहां पे आप लोगों को सारे सिम्टम समझ नहीं आए हैं, गारंटी से बोल सकता हूं आपको नहीं समझ आए। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है डायरिया क्या होता है ना। आप इस चीज में फंस गए कि ये रफल्ड क्या होता है। कुछ लोग तो फेदर में डाउट में आ गए हैं। तो ये इंग्लिश के वर्ड हैं सर, अगर ये नहीं समझ पा रहे तो थोड़ा सा इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग कीजिए, जरूरी है उसे भी करना, वरना सिम्टम मैंने बता दिए। रानीखेत के आगे बढ़ूंगा। वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर लेयर टाइप चिकन। वैक्सीनेशन किस टाइम पे कौन कौन सी वैक्सीन लगाते हैं
लगाते हैं यहाँ पे डिजीज वैक्सीन और किस एज में लगाते हैं, दिया हुआ डेटा पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, वहां से याद कीजिएगा। एनिमल के लिए बोला गया एज ऑफ गिविंग बर्थ, ये सारे लोग जानते हैं। अंडे में से चूजा निकलता है तो हैचिंग बोलते हैं, डक वाले केस में हैचिंग है, गोट किडिंग है, शीप में लैम्बिंग है, स्वाइन के अंदर फैरोइंग या फैरो हो गया, और डोंकी और हॉर्स के अंदर क्या आता है, फोइलिंग। ये टर्म तो आपको मैंने कल भी पढ़ाई थी। आगे बोला गया डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर इन लाइवस्टॉक, कैटल उनका जीनस एंड स्पीशीज दिया गया, फिर उनके क्रोमोसोम नंबर दिए गए। यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है, तो डेटा आपके पास, पीडीएफ आपके पास, लर्न कीजिएगा, जरूरी है आपके लिए। आगे चलते हैं, गोट एंड शीप ब्रीड की बात करते हैं, बस इंपॉर्टेंट ब्रीड की बात करेंगे, बहुत ज्यादा की बात नहीं करेंगे। यहां पे आप देख पा रहे हैं एक छोटी सी एक फोटो, कल मैंने गाय की दिखाई थी, आज बकरी दिखा दी। आपको पता होना चाहिए कौन से क्या होते हैं, वैसे अब आपको ऑलमोस्ट तो पता ही है, बट कुछ नए होंगे तो देखिएगा। चलते हैं गोट के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं कि गोट जो है ये क्या होती है। आपने देखा होगा, पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा, बट गोट के नाम रखे जाते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि गोट अपने नाम को मेमोराइज कर लेती है, एंड आफ्टर अ टाइम आप उसे उसके नाम से बोलोगे ना, भाग के आ जाएंगे वो। एंड गोट आपके जैसी हैं, आपके जैसी मतलब आप कंपनी में रहना पसंद करते हैं कि नहीं करते हैं? जब हॉस्टल में थे, रूम में थे, कॉलेज में थे, तो वी हैव अ बेस्ट फ्रेंड। ऐसे ही गोट जो है ना, ये सर कंपनी में रहने वाला एनिमल है। अगर आपने अकेली गोट को रखा तो काम खराब है, प्रोडक्शन अच्छे से नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? बिकॉज मैं अकेली थोड़ी करेगी, साथ में मिलकर करना पड़ेगा ना। तो आपने देखा होगा जनरली गोट जो होती है, जिन फार्मर्स के पास है 2 3 4 मिनिमम होते हैं, सिंगल गोट प्रेफर नहीं की जाती। वो अलग बात है, होगी किसी के पास, बट सिंगल गोट प्रेफर नहीं करती, बिकॉज ये कंपनी के अंदर रहने वाले एनिमल है। एक वर्ड आपने पढ़ा होगा कि ये गूगल क्रोम चलाती हैं, मतलब बकरियां गूगल क्रोम कब से चलाने लगी? ब्राउजिंग करती हैं ये। वो अलग बात है कि तुम्हारी ब्राउजिंग गूगल क्रोम के अंदर होती है, इनकी जो ब्राउजिंग है पेड़ों पे चढ़ के जो ये चलती हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्राउजिंग बोला जाता है। गूगल क्रोम में मजाक कर रहा था ऐसे ही, बट हम जैसे ब्राउजिंग करते हैं क्रोम में जाके, या कहीं भी कोई भी आप यूज करते होंगे, आपका बड़े लोग हैं तो आईफोन के अंदर सफारी भी हो सकता है, या फिर गरीबों वाला क्रोम तो सभी के पास होगा, है ना। तो जो भी आप यूज करते हैं वो ब्राउजिंग है। लेकिन बकरियों ब्राउजिंग का मतलब क्या होता है कि आपने पेड़ पे चढ़ गया, बकरी पेड़ पे चढ़ गई है और वो वहां से चारा खा रही है, वो पत्तियां खा रही है, वो क्या होता है? दैट इज ब्राउजिंग। सो क्या बोला है? गोट कैन बी टोल्ड देयर नेम एंड कम व्हेन कॉल्ड, है ना। आप बकरी को उसका नाम सिखा दीजिए, 2-4 दिन रिपीट कीजिए, बाद में बोलिए कि बकरी इधर है, वो बकरी आ जाएगी, है ना, जो भी आपने नाम रखा हुआ उसका। सेकंड बोला गया गोट हैव अ जेस्टेशन पीरियड ऑफ 5 months एंड एवरेज बर्थ रेट फॉर गोट इज 2.2 किड्स पर ईयर। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है यार, है ना। ये एवरेज है 2.2, किसी ने 3 दे दिए तो मजा ही आ जाएगा, 4 दे दिए, और क्योंकि अल्टीमेटली हमने अगर एक एनिमल को इकोनॉमिक पर्पस के लिए रखा हुआ है, होता है ना ऐसा, अगर गाय आपके घर में है, गाय, क्योंकि हम सेल्फिश लोग हैं, आप और मैं सारे के सारे, है ना। आजकल देखो हमारी सोसाइटी, वैसे ऐसा गलत है, होना नहीं चाहिए, बट एग्जांपल दे रहा हूं, कहीं ना कहीं होता है। अगर पहली लड़की पैदा होगी तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन दूसरी भी लड़की तो लोगों को उतनी खुशियां नहीं होती है। हाँ, हमारी सोसाइटी की विडंबना है, बट ऐसा होता है। बट कहीं भैया गाय की लड़की होगी, मतलब फीमेल आ गया, है ना, उस कैसे बहुत खुश हो जाते हैं, और लड़का आ गया मतलब मेल आया गाय वाले, कैसे काम ही खराब हो गया सारा, है ना। कितनी बुरी बात होती है, हम कितने सेल्फिश लोग हैं ना, कहीं तो मेल और कहीं फीमेल। पर चलो एनी हाउ, आपको पता है वहां पे दूध चाहिए तो हमें फीमेल ही रिक्वायर्ड है काऊ की। यहाँ पे भी ऐसा ही है। अब बकरी पाली, अगर बकरी ने एक बार में 3 आपको मेमने या फिर लैम्ब दे दिए, है ना, किड दे दिए, मजा आ जाएगा, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके केस में अच्छी बात है, एक टाइम में ज्यादा दे देती है। थर्ड बोला गया बेबी गोट्स आर स्टैंडिंग एंड टेकिंग देयर फर्स्ट स्टेप विद इन मिनट्स ऑफ बीइंग बोर्न। हाँ, ये इंसानों के बच्चों जैसे नहीं कितना कुछ सिखाना पड़ेगा, आजा बेटा उंगली पकड़ और चल, बहुत टाइम लगाएगा, ये विद इन मिनट्स ही चलना स्टार्ट कर देते हैं। फोर्थ बोला गया गोट्स आर हर्ड एनिमल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर्ड एनिमल है एंड विल बिकम डिप्रेस्ड इफ केप्ट विदाउट एनी गोट कंपेनियन। अगर इनकी बेस्ट फ्रेंड इनके साथ नहीं है तो ये डिप्रेस हो जाएंगे, और आपको पता है डिप्रेशन के अंदर जाके तो बंदा परफॉर्म ही नहीं कर पाता, है ना। तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए तो इनको साथ में बकरी दीजिए, कंपेनियन इनको दीजिए। गोट्स हैव 4 स्टमक, है ना। 4 स्टमक आपने पढ़ा ही होगा, आपने वर्ड पढ़ा होगा कि किसके 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं और किसके नहीं होते, तो अलग अलग टेक्निकल टर्म्स इन्हें देते हो। आगे चलते हैं, गोट ब्रीड की बात करेंगे तो आपको पता ही है, सबसे पहले आएगी बड़ी ब्यूटीफुल सी लंबे लंबे कानों वाली, कौन? आपके जमुनापारी। देखा होगा आपने, बड़ी अच्छी सी लगती है ये, देखिए तो अच्छी बात है ना, तो फोटो में देख के खुश हो जाइए, देखो अच्छी लग रही है ना, क्यूट सी लग रही है ये। सो जमुनापारी की जब बात करते हैं, जमुनापारी अपने आप में काफी फेमस ब्रीड है। ये जमुनापारा आ गया है, मतलब
मेल आ गया ना। ओके, सो जमुना पारी की जब बात करते हैं, जमुना पारी के लिए बोला गया, जमुना पारी ब्रीड्स आर फाउंड मेनली इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट्स कोट कलर इज व्हाइट विद द टैन और ब्लैक मार्किंग। अब देख पा रहे हैं कोट कलर जो है इसका, पिछली जो देखी थी आपने ना, बड़ी अच्छी सी लग रही थी, व्हाइट थी विद टैन। टैन का मतलब व्हाइट के अलावा कुछ और कलर आ गया इसके ऊपर, या ब्लैक मार्किंग आ जाती है कहां पे, नेक पे और इसके कानों पे। दे हैव बियर्ड इन बोथ सेक्सेस। इससे बड़ी बार क्वेश्चन पूछ लेता है यार कि कहां पे है कि दोनों सेक्स के अंदर क्या होती है बियर्ड। बियर्ड तो समझते हैं, हाँ आजकल तो बियर्ड का ट्रेंड ही चल रहा है, तो आप समझते ही होंगे। सो दे हैव बियर्ड इन बोथ सेक्सेस एंड हैव टफ ऑफ लॉन्ग हेयर्स एट द बटोक्स। अब देखो, अब कुछ बच्चों को समझ नहीं आया क्योंकि इसका मतलब नहीं पता और ना ही इसका मतलब पता है, तो अब एनिमल हस्बेंड्री में अब इंग्लिश रोल प्ले करेगी। चलो इसको पेंडिंग छोड़ दो, मैं आगे दिखा दूंगा, डोंट वरी। इट इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट एलिजेंट ऑफ लॉन्ग लेग्ड गोट्स ऑफ इंडिया। ये वर्ड जहां पे आ जाए ना, समझ जाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे सिल्क वाले केस में बोलेंगे कॉटन कितना भी इंपॉर्टेंट फाइबर हो, लेकिन एलिजेंट फाइबर तो सिल्क ही है। ऐसे ही देखो जमुना पारी के साथ भाई साहब लग्जरी वर्ड लग गया है। लग्जरी नहीं है, एलिजेंट का मतलब है बहुत सुपीरियर होना, अच्छा वर्ड माना जाता है ये। तो ये जमुना पारी जो है लार्जेस्ट और एलिजेंट ब्रीड मानी जाती है। ये भी इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इट हैज रोमन नोज एंड पैरेट माउथ अपीयरेंस। देखो नोज रोमन है, माउथ पैरेट है बकरी है खुद अपने आप में। देयर होल्स आर शॉर्ट एंड फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टली ट्विस्टिंग बैकवर्ड। हॉर्न जो है वो क्या है, शॉर्ट है, हॉरिजॉन्टली ट्विस्टिंग बैकवर्ड, पीछे की साइड मुड़ रहे हैं। इट हैज फोल्डेड पेंडुलस, मतलब हैंगिंग डाउन लूजली, एंड लार्ज ईयर्स ड्रूप डाउनवर्ड। आपने देखा था अभी अभी उसके कान बहुत नीचे तक जा रहे थे, तो ड्रूपिंग डाउनवर्ड है। जनरली फाउंड इन द व्हाइट कलर। हाईएस्ट लैक्टेशन लेंथ ऑफ जमुना पारी गोट। लैक्टेशन लेंथ आप समझते होंगे कि जब वो दूध देती है तो दूध देती ही रहेगी, मतलब सबसे ज्यादा लैक्टेशन लेंथ है किसमें, जमुना पारी में। पूछा इसने AF 2020 ने। आप अगर सुन रहे होंगे, पता नहीं यार आप सुन रहे होते हैं कि नहीं सुन रहे होते हैं, बट मैं इस लेक्चर के जब पढ़ाता हूं ना मजे ले रहा होता हूं। मेरे को पढ़ाना बढ़ाना आता ही नहीं है, मैं इसीलिए बातें कर रहा होता हूं, मैं खुद से बातें कर रहा हूं और सोच रहा हूं कि दीपक ये बच्चों के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसे ऐसे पॉइंट्स क्यों नहीं कवर कर पाते यार। ठीक है कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि 60 में से 60 ही आप कर लेंगे, बट 5-10 क्वेश्चन को छोड़ दिया जाए तो ऐसे क्वेश्चन को कौन डील नहीं कर सकता। बच्चों वाले क्वेश्चन है यार ये तो। 2020 ने बोल दिया लैक्टेशन लेंथ ज्यादा किसकी थी, जमुना पारी की। ये वाला मैंने पिछली बार छोड़ा था, अब आप देख के समझ गए। अच्छा ये बटोक्स है और इससे टफ बोलते हैं, हाँ लंबे लंबे बाल होते हैं, आप सामने देख पा रहे हैं, वहां पे इंडिकेट भी कर दिया गया है। तो जमुना पारी के लिए बोला गया था कि हैव टफ टू लॉन्ग हेयर्स इन द बटोक्स। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा गया एन अडल्ट फीमेल, उसका वेट कितना होता है 45 to 60 kg, वेयर एज अडल्ट मेल जो है वो 65 से 80 kg का होता है। जब बच्चा पैदा होता है, जो इसका किड है, जो किडिंग होती है, तो एवरेज बर्थ वेट जो है वो क्या अप टू 4 kg है। एवरेज एज एज फर्स्ट किडिंग जो है, जैसे एज एट फर्स्ट काविंग बोल रहे थे बिकॉज काउ के अंदर काविंग होता है, यहाँ पे किडिंग होता है, तो किडिंग के टाइम पे एज कितनी है जी 20 to 25 months। दे हैव लार्ज अडर एंड बिग टीट्स, अडर बड़ा है, टीट्स इसके बड़े हैं, और एवरेज यील्ड जो है वो 274 डेज में, मतलब लगभग 1 लीटर हर दिन का हो गया, जबकि हाईएस्ट लैक्टेशन यील्ड है इसकी। हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस, ये एवरेज है सर, ध्यान रखना। एबिलिटी की बात करते तो मैक्सिमम की बात कर रहा है। द एबिलिटी टू यील्ड 2 to 2.5 kg मिल्क पर डे। फैट कंटेंट ऑफ मिल्क रेंजेस बिटवीन 3 to 3.5%। दे थ्राइव बेस्ट विद प्लेंटी ऑफ श्रब्स फॉर ब्राउजिंग। जैसे आप थ्राइव करते हो बेस्ट जब इंटरनेट स्पीड अच्छी हो, गूगल क्रोम और यूट्यूब चल रहा हो, तो फिर हम लगे रहते हैं। ऐसे ही बकरियों की बात करेंगे तो बकरियां जो है वो क्या करती हैं, वो क्रोम पे नहीं जाती, वो पेड़ों पे चली जाती हैं और वहां पे जाके क्या करती हैं, वहां पे जाके ये ब्राउजिंग करती हैं। उम्मीद करता हूं आप इमेजिनेशन की दुनिया में जाके बकरियों को देख पा रहे होंगे, बिकॉज याद करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है चीजों को इमेजेस के साथ कनेक्ट किया जाए, जैसा कि अब सामने हो गया है। तो इस टाइम पे जो बकरियां है ना सर, ये गूगल क्रोम चला रही हैं, मतलब ब्राउजिंग कर रही हैं, पेड़ों के ऊपर खा रही हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्राउजिंग कहते हैं। तो भाई इससे भी ब्राउजिंग चाहिए, इसीलिए आपने देखा होगा बकरियां जनरली खुली छोड़ दी जाती है। खुली क्यों छोड़ दी जाती है, जब चराने के लेके जाते हैं, या फिर बकरी जब नए पैदा करते हैं किड्स, उस टाइम पे भी खुला छोड़ा जाता है, बिकॉज इनकी ग्रोथ बंधे हुए एरिया में होती ही नहीं है। देखा आपने, पता नहीं आप गांवों से है कि नहीं है, मैं हूं ना
तो भाई साहब इनके जब वो छोटे छोटे पैदा होते हैं ना, वो तंग करने के लिए पूरे गांव में भेज दिया जाता है कि हर घर में घुस और जाके परेशान करके आ। वो छोटे हैं बेचारे, वो जानते थोड़ी कहाँ घुसना है कहाँ नहीं घुसना, वो घुस जाते हैं कहीं भी, है ना। इधर से घर में बच्चे होते हैं तो कहीं जमुना पारी जैसी आ गई तो इतने बड़े बड़े कान है, वो बच्चा जो कान पकड़ लेता है ना छोड़ता नहीं, फिर जमुना पारी करती है मैं और वो करता है मैं। हाँ बच्चों के साथ होता है ऐसा यार, छोटे बच्चे तो करेंगे ना। चलो आगे बढ़ते हैं। जमुना पारी के बाद नेक्स्ट आपको गोट ब्राउजिंग मैंने बता ही दिया। अब देख पा रहे हैं सामने गूगल क्रोम है, सॉरी मतलब सामने क्या है, श्रब्स है, यहाँ पे ट्रीज है, वहां वो ऊपर चढ़ जाएगी और वहां पे खाएगी, इसे बोलते हैं ब्राउजिंग। नेक्स्ट आ गया जी बर्बरी। बर्बरी तो काफी फेमस ब्रांड भी है, और ब्रांड जो है साथ साथ बकरी भी है अपने आप में ये। तो बर्बरी की जब बात करते हैं, बकरी की जब बात करते हैं, मतलब बर्बरी ब्रीड की जब बात कर रहे हैं, तो जैसे जमुना पारी हमने यूपी में बोला था, ऐसे ही जब बर्बरी की बात कर रहे हो तो क्या बोला गया, बर्बरी के लिए बोला गया पॉपुलर इन अर्बन एरियाज। भाई ये तो अर्बन एरिया से आ गई है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश एंड हरियाणा। अब देखो बर्बरी ब्रांड भी है, मैं ऐसी बातें इसलिए बोलता हूं कि चीजों को कनेक्ट कर पाओ। अब देखो ब्रांड है तो ब्रांडेड चीजें कौन पहनेंगे, गांव वाले तो पहनने से रहे, है ना, ऑफ कोर्स सिटी वाले। अब ब्रांड बकरी भी ब्रांड ही हो जाती, बर्बरी हो तो मैं शहरों के अंदर पसंद करती हूँ, तो अर्बन एरिया की है भाई ये ज्यादा। So popular in urban areas of Delhi, Uttar Pradesh and Haryana state, Burberry breeds are grown mainly for milk and meat purpose. The color of this breed is a mixture of white and purple. आप पीछे देख भी पा रहे हैं, थोड़ी सी आपको फोटो दिख रही होगी। An adult female goat weigh between 25 to 35 और मेल जो है वो 35 से 45 kg का होता है। They have a ability to give 1 to 1.5 kg of milk per day. These type of breeds have better reproductive capabilities. They will give 2 to 3 kids in pasteurization. जब 3 आ जाए ना, बिकॉज 2 तो इनके अंदर कॉमन है, 2 to 3 आ गया ना, उसको याद कर लीजिए सर। बर्बरी कितना दे रही है, 2 to 3, मतलब 2 से 3 मेमने बोला जाता है इन्हें, या फिर आप किड बोलिए, कोई चक्कर नहीं है। सो 2 to 3 kids in a pasteurization, मतलब एक बार में जन्म देंगी। They are prolific breeder and kid twice in 12 to 15 months. ये सबसे अच्छी बात है बकरियों की। क्या अच्छी बात है कि एक तो एक बारी में 2 से 3 दे दिए, और 1 से सवा साल के अंदर 2 बारी, ट्वाइस है ना, 2 बारी दे देगी, तो भाई मतलब 1 से सवा साल के अंदर 4 से 6 किड आपके पास आ जाएंगे। भाई एक बकरी है, 6 उसके किड है, अब अगली बार बढ़ते जाएंगे, एज ऑफ प्यूबर्टी आएगी, फिर से प्रोसेस बढ़ता जाएगा, तो अच्छा खासा इनकम का सोर्स ये हो सकता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी बहुत काली काली है, इसका नाम इसलिए काला रख दिया गया, मतलब ब्लैक बंगाल इसका नाम रखा गया। सो ब्लैक बंगाल की जब बात करते हैं, ब्लैक बंगाल वाले केस में क्या बोला गया, बोला गया कलर इज प्रीडोमिनेंटली ब्लैक, ब्राउन, ग्रे एंड व्हाइट विद सॉफ्ट ग्लोसी शॉर्ट हेयर। हाँ ग्लोसी तो थे, चमक तो मार रहे, देखा ना, काली चाहे बट तैयार हो गई थी नहा धो के, ग्लोसी तो थी, है ना। नेक्स्ट बोला गया ड्वार्फ इन बॉडी साइज। ड्वार्फ जीन है इसके अंदर, नोरिन-10 नहीं, सॉरी ऐसे ही बोल रहा हूं यार, नोरिन कोई रोल नहीं है, बट हाँ इसकी हाइट थोड़ी सी कम है, तो ड्वार्फ है ये। एवरेज लाइव वेट ऑफ बक इज 15 kg एंड डो इज 12 kg। उम्मीद करता हूं अब बक और डो तुम्हें पता होगा, टेक्निकल वर्ड है बट पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोलिफिक अमंग इंडियन ब्रीडर। लो जी अब और अच्छी बात आ गई है, क्या अच्छी बात आ गई है, मल्टीपल बर्थ कॉमन, 2, 3 और 4 बोर्न एट अ टाइम। भैया चांदी अब तो है ना, 4 एक साथ आ गया है। किडिंग ट्वाइस अ ईयर, एवरेज एज एट फर्स्ट किडिंग, ये लो है ना, ये भाई साहब किडिंग की एज भी देखो कितनी कम है, 9 से 10 महीने में किडिंग करना स्टार्ट कर देती है, और 3 से 4 किड एक बारी में दे देती है। एवरेज लैक्टेशन यील्ड जो है ये 53 kg की है। लैक्टेशन लेंथ जो है अब देखो थोड़ी कम हो गई है इसकी, 90 to 120 डेज की। इट्स स्किन इज ग्रेट डिमांड फॉर हाई क्लास शू मेकिंग। हाँ इसका जो लेदर है, जो स्किन है, वो फेमस है शू मेकिंग के लिए। किसकी बात कर रहे हो, बीबी ब्लैक बंगाल की बात कर रहे हो ना। और प्रोलिफिक ब्रीडर है, कितना आपको देके जा रही है, 3 से 4 किड एक पार्चुरेशन के अंदर दे देती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चलते हैं, एक्सोटिक ब्रीड की बात करते हैं। एक्सोटिक जो बकरियां हैं ये कौन सी हैं, ये सानाइन हो सकती है, एल्पाइन है, एंग्लो नूबियन है, टोगनबर्ग है, अंगोला है, या फिर बोयरा। इनके बारे में पढ़ाऊंगा नहीं। डिफरेंट ब्रीड्स यूटिलाइज्ड एज, यहां पे टेबल आपके सामने है, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा, वीडियो भी आपके सामने है, याद जरूर कर लीजिएगा कि मीट पर्पस के लिए कौन सी है, डबल सिम वाली, मतलब डुअल पर्पस के लिए मीट और मिल्क दोनों के लिए, मिल्क पर्पस कौन सी, फर के लिए कौन सी, और एक्सोटिक ब्रीड कौन सी है। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बोला गया ब्रीड ऑफ शीप इन डिफरेंट एग्रो इकोलॉजिकल रीजन इन इंडिया एंड देयर मेजर प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू CSVRI। 2 क्वेश्चन पूछे गए यहां से, है ना, हाईलाइट भी किया गया, AF420 और AF417 ने पूछा, पढ़ूंगा नहीं मैं इसे, यहां पे नाम दिए गए हैं, काफी सारे नाम है,
मुश्किल तो जरूर होगी, लेकिन याद रखना वो एसी के अंदर बैठ के 50-60 हजार की सैलरी और सोसाइटी की रिस्पेक्ट अगर आपको अर्न करनी है तो थोड़ी सी मुश्किलों से गुजरना पड़ेगा। आगे चलते हैं, मूव करते हैं हमारा किस पे, इंडियन पोल्ट्री। पोल्ट्री को तो सारे लोग जानते हैं ना, एग तो आप खाते ही होंगे, हाँ आप में भी चिकन नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं होंगे, बट अंडे खाना आजकल अकॉर्डिंग टू पीपल ये वेजिटेरियन वाला काम है, क्योंकि नॉन वेज वो खुद को बोलेंगे तो बुरा लगता है, बिकॉज पाप लग जाएगा, है ना। तो आलू समझ के लोग अंडे खा लेते हैं, कोई अंडा तो खा ही लेंगे, है ना, चलता है, मंगलवार फिर नहीं खाएंगे। तो चलो जो भी हो, आप जिस मर्जी कैटेगरी के अंदर हो, वेज और नॉन वेज या फिर ट्यूसडे सैटरडे, बट अल्टीमेटली मैं ऐसा इसलिए बोल रहा था, हम खा लेते हैं, ऐसा इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज सबसे फेमस है ये। आप जब बात करेंगे मीट की तो सबसे फेमस जो मीट है वो किसका है, ये पोल्ट्री मीट का ही है ना। तो क्या बोला गया पोल्ट्री के लिए, बोला गया पोल्ट्री जो है जी, द टर्म पोल्ट्री इज अप्लाई टू द बर्ड टू सेवरल स्पीशीज, फाउल्स, चिकन मतलब गैलस डोमेस्टिका, डक है, टर्की है, स्वान है, ऑस्ट्रिच है, कितने सारे बर्ड है जो इसके अंदर आते हैं, लेकिन सबसे फेमस जो है वो आपका ब्रॉयलर या फिर आपकी हैन ही है। बोला गया दैट हैव बीन डोमेस्टिकेटेड टू रिप्रोड्यूस एंड ग्रो इन द कैप्टिविटी एंड रेंडर प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू। मेनली इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, एग और मीट है, साथ साथ चलो थोड़ा सा इकोनॉमिक वैल्यू वाला प्रोडक्ट मैन्योर भी हो जाता है। अ सील इज अ ब्रीड ऑफ हैन एंड हैव हाईएस्ट वेट एट द एज ऑफ 6 वीक्स। असील से 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, ब्रीड एक ही है, छोटी सी है, और क्वेश्चन 2 बार AFO 15 में भी और 18 में भी यहां पे बोला गया असील एक ऐसी हैन है जो हाईएस्ट वेट है एट द एज ऑफ 6 वीक्स, मतलब जल्दी से वेट को अर्न कर लेती है। लेकिन वेट अर्न करने के साथ साथ, वेट गेन करने के साथ साथ इसकी एक और स्पेशलिटी भी है। जानते हैं आप इसकी स्पेशलिटी? ऑफ कोर्स आप जानते होंगे। मैं आपसे पूछता हूं सर, असील के बारे में क्या जानते हैं आप? आकाश जी, वो पीछे आकाश लिखा हुआ है, आकाश निकिता, अच्छा वो शायद कोई और भी हो सकते हैं, सॉरी सर, बताइए। सर असील एक ऐसी ब्रीड है पोएट्री में जो एक फाइटिंग के लिए, मनोरंजन के लिए, सर नॉर्थ इंडिया में इसको देखा जाता है, इसका खेल होता है सर। फाइटिंग के लिए कि मनोरंजन के लिए? सर मनोरंजन, एक्चुअल में वो फाइटिंग कराई जाती है, वो मनोरंजन के लिए होता है सर। मतलब लड़ाई कर रहे हैं तो हमारा मनोरंजन होता है उससे? हाँ, आवाम का मनोरंजन होता है। तो अगर मैं आपकी किसी से लड़ाई करवा दूं, मेरा मनोरंजन हो जाएगा वो? नहीं सर, वो बात नहीं है ह्यूमन में, बट जनरली सर वहाँ नॉर्थ इंडिया में या पंजाब और हरियाणा वाले क्षेत्र में इसकी असील की लड़ाई कराई जाती है सर। तो किससे लड़ाई करती हैं ये उसी सर, उन्हें सामने वाले प्रतिनिधित्व से। अच्छा, आपकी हिंदी बड़ी खतरनाक है भैया, प्रतिनिधित्व से है, क्या बात है, खतरनाक सा वर्ड इसने बड़ा स्मूथली बोल दिया है ना। हाँ, ऐसे ऐसे वर्ड बोलने तो भैया दिक्कत हो जाती है। ओके, दर्शन जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ऐसा ही है। मैंने शुरू में कहा हम बहुत सेल्फिश लोग हैं, या तो दूध ले लेंगे या मीट खा लेंगे। अब दूध और मीट के लिए नहीं, हमारी अंडे के लिए काम नहीं है, तो आजा फिर लड़ाई करवा लेंगे, एंटरटेनमेंट ही कर दे हमारा, कुछ नहीं तो, है ना, उसकी जान जा रही है, हमारा मनोरंजन हो जाता है। तो असील के लिए ऐसा ही कुछ है। असील जो है वेट गेन जल्दी कर लेती हैं और फाइटिंग पर्पस के लिए काम आती हैं। और जैसा कि उसने बोला कि फाइटिंग इज मतलब एंटरटेनमेंट, मतलब कोई लड़ रहा है तो ह्यूमन का एंटरटेनमेंट होता है, तो हम मजे भी ले लेते हैं, मुर्गी की जान निकल जाती है, जो भी होता है XYZ। सो असील जो है वो फाइटिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो अच्छी फोटो तो आपको सामने दिख ही रही है ना। ये मीट पर्पस के लिए या फिर एग पर्पस के लिए रेयर किया जाता है, और माइनर सा प्रोडक्ट इसका मैन्योर भी हो जाता है, जिसे पोल्ट्री मैन्योर के नाम से आप जानते हैं। बोला गया पोल्ट्री में भी क्लासिफाइड एज बेस्ड ऑन देयर यूटिलिटी। किस पर्पस पे? लेयर कौन से हैं, ब्रॉयलर कौन से हैं, डुअल पर्पस कौन से हैं, गेम टाइप अभी बता ही रहे थे वो एंटरटेनमेंट के लिए, फैंसी वैरायटी एग्जीबिशन वाली कौन सी है, और देसी टाइप कौन सी है। कड़कनाथ से भी क्वेश्चन पूछा गया AFO के अंदर, सो इसको भी पढ़ लीजिएगा। मैं ये बोल इसलिए नहीं रहा हूं बिकॉज ये तो अल्टीमेटली आपको याद करने पड़ेंगे, तो बेटर है आप इसे याद करिए। आगे चलते हैं, टर्म्स एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू पोल्ट्री। बोला गया ऑर्गेनाइज पोल्ट्री सेक्टर कितना है, 70%। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। जब बात करते हैं किसकी, जब बात करते हैं आपके पोल्ट्री की बात नहीं करते हैं हम, किसकी बात करते हैं, आपके एनिमल हस्बेंड्री और पोल्ट्री। वैसे तो पोल्ट्री एनिमल हस्बेंड्री का ही पार्ट है, बट काऊ की बात करो तो मैंने आपको कल बताया था ये ऑर्गेनाइज सेक्टर कम है, जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वो ज्यादा है, बिकॉज घरों के अंदर हमें ज्यादा दिखती है। बट जब मुर्गियों की बात की जाएगी, ब्रॉयलर्स की बात की जाएगी, तो ये घरों के अंदर कम और वो पोल्ट्री हाउसेस के अंदर ज्यादा दिखते हैं। तो इसलिए ऑर्गेनाइज सेक्टर
कम है पशुओं वाले केस में, बट ज्यादा है ये किस केस में, पोल्ट्री वाले केस में। तो इसीलिए बोला गया ऑर्गेनाइज सेक्टर कितना है, 70%। पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं, आंध्र प्रदेश को बोला जाता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ पोल्ट्री सेक्टर टू मीट प्रोडक्शन इन इंडिया, लगभग आधा मीट खाया ही किसका जा रहा है, पोल्ट्री का। इसलिए तो बोला था कि सबसे ज्यादा मीट का कंजप्शन ही किसका है, पोल्ट्री का। क्राउडिंग मैंने आपको बताया था कि क्राउडिंग का मतलब सोशल डिस्टेंसिंग, क्राउडिंग ये कब कर लेती हैं, ये सोशल डिस्टेंसिंग करती हैं जब ये बहुत स्वस्थ हैं, अपना अपना खाने मस्त रहती हैं, टेंशन नहीं लेती किसी बात की। तुम भी जाओगे तो इग्नोर करेंगी, आया होगा कोई 30 मार खाया, ये अपने खाने बिजी रहती हैं। बट अगर इनमें कोई बीमारी फैल रही है तो ये एक जगह पे डिप्रेस हो जाएंगी, इकट्ठी हो जाएंगी, है ना। और अगर डिप्रेस होगी और इकट्ठी होगी तो समझ जाए बीमारी फैल रही है। तो क्राउडिंग नेगेटिव फीचर होता है। ओवर क्राउडिंग इंक्रीजेस मोर्टेलिटी, देखो क्राउडिंग बढ़ रही है मतलब मृत्यु दर बढ़ जाएगी, स्ट्रेस एज वेल एज प्रोडक्शन कॉस्ट। फीडिंग की बात करेंगे, फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मुर्गियों वाले केस में। आपने सुबह से ब्रेकफास्ट करा है कि नहीं मुझे नहीं पता, लंच किया कि नहीं, बट इन्होंने ना किया होगा तो इनकी जान निकलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये AF और RRBSO की तैयारी नहीं कर रही होती ना। तो इनको है कि अपने कौन सा एग्जाम में सेलेक्ट होना है, खाने पे ध्यान दिया जाए। आप लोग समझदार लोग खाने पे ध्यान नहीं देते हैं, बट मुर्गी की बात की जाए, फीड बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 4 से 5 घंटे तक फीड ना मिला तो वेट गेन कम हो जाएगा। 9 से 10 घंटे तक में नहीं मिला तो इसके पंख गिरना स्टार्ट हो जाएंगे। 15 से 16 घंटे किया तो मरती तो नहीं है, बट मरने जैसी हो जाती है। आपने देखा होगा जहां से आप पोल्ट्री, अगर आप मीट कंज्यूम करते हैं, पोल्ट्री मीट नहीं भी करते, देखा आपने होगा जो जहां पे पोल्ट्री मीट मिलता है उसके बाहर वो केज के अंदर बर्ड रखे होते हैं, और बर्ड्स को देख के लगता है यार ये बीमार है। वो बीमार नहीं होते एक्चुअली। प्रॉब्लम ये है कि उस बंदे ने उनको पिछले 1 दिन से खाना नहीं दिया है, 15 घंटे से 20 घंटे से खाना नहीं दिया, 15-20 आवर्स के लिए नहीं मिलेगा तो भैया बीमारियां हो जाएंगी। ये गैप नहीं ले पाती हैं। तो फीडिंग के लिए बोला गया ऑलवेज एंश्योर एडिकेट फ्रेश फीड। बर्ड्स दैट आर विदाउट फीड फॉर 6 आवर्स विल रिकॉर्ड अ ड्रॉप इन प्रोडक्शन। 6 घंटे तक नहीं दिया तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। 12 आवर्स स्टारवेशन, 12 घंटे तक भूखा मार दिया उन्हें तो रिजल्ट इन मोल्ट ऑफ विंग फेदर, पंख मुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, झड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, बीमार सी लगेगी। अगर 12 घंटे का ब्रेक दिया मतलब फीडिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग की बात करते हैं, द ड्यूरेशन ऑफ लाइट शुड बी 16 आवर्स पर डे बट नॉट बियॉन्ड 17 आवर्स, मतलब लगभग आपको 16 घंटे की लाइट इनको देनी पड़ेगी। आप बोले कि छोटे दिन है तो छोटे दिन है भैया, रात में लाइट लगाइए, लेकिन इनको आपको क्या करना पड़ेगा, 16 आवर्स की लाइट मेंटेन करनी पड़ेगी। नो एडवांटेज इज ऑब्टेन्ड बाय एक्सीडिंग दिस लिमिट, अगर आपने इस लिमिट को बढ़ाया तो फायदा नहीं होगा, लेकिन 16 आवर्स देना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ लाइट गिवन टू द फ्लोक, मतलब वो मुर्गियों के झुंड को जो दी है इन 1 डे शुड नेवर बी लेस देन दैट गिवन द डे बिफोर, कि आज जितनी दे रहे हो ना कल से कम बिल्कुल मत दीजिए, उतनी ही देनी पड़ेगी। डी बीकिंग क्या होता है आपसे पूछूंगा मैं, क्यों पूछूंगा, बिकॉज आप गलत बताओगे। हाथ खड़ा करो, कौन बताने वाला है डी बीकिंग क्या होता है, जबकि मैंने बोला आप गलत बताओगे तो आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं तो बिल्कुल सही बताऊंगा, क्योंकि बी का आप जानते हो, डी का मतलब हटाना होता है वो भी आप जानते हो, बट फिर भी मैं कह रहा हूं कि आप गलत बताओगे। लेट्स सी, अच्छा कोई सही बता देगा तो फिर तो मजा आ जाएगा। सर प्लीज बताएं डी बीकिंग क्या होता है। मुर्गे की चोंच को काटना। बस गलत हो गया, ऊपर की चोंच को काटना, ऊपर की चोंच को काटना 1/3। हाँ वो ऊपर आ गया ना, कितनी चोंच काटोगे ऊपर की, 1/3। हाँ अब पॉइंट पे है ना। तो जनरली हर कोई बोलता है कि डी बीकिंग का मतलब है मुर्गियों की चोंच को काटना। भैया चोंच काट दी तो खाएगी कैसे, तो चोंच नहीं काटते, चोंच का पार्शियल रिमूवल किया जाता है। तो डी बीकिंग के लिए बोला गया डी बीकिंग इज द पार्शियल रिमूवल ऑफ बीक ऑफ पोल्ट्री स्पेशली लेयर हैन, है ना। 1/3 इनकी चोंच को काट दिया जाता है। स्पेशली किन में काटते हैं, लेयर हैन के अंदर काटते हैं, स्पेशली जो एक्सोटिक ब्रीड है। बिकॉज आपने डीबीकिंग पढ़ा तो है लेकिन देखा नहीं उतना, क्योंकि देसी और एक्सोटिक जो है ना उनके अंदर फर्क होता है। देसी जो है ना वो थोड़ा सा लगाव दिखाती है अपने अंडे के प्रति, उसे चोंच मार के तोड़ती नहीं है। एक्सोटिक के अंदर ये वाला कैरेक्टर थोड़ा कम पाया, चोंच मार के तोड़ देंगी, वो चोंच मार के ना तोड़ पाए इसलिए भैया उसकी चोंच ही तोड़ दीजिए पहले, मतलब काट दीजिए। 1/3 बीक का रिमूवल करना क्या होता है, डीबीकिंग हो जाता है। नेक्स्ट वाला कलिंग। कलिंग वर्ड जो है पोल्ट्री में भी होता है और वो काउ बफेलो के अंदर भी होता है, लेकिन काउ बफेलो के अंदर फेमस नहीं है ये। कलिंग का मतलब जब एक बर्ड बीमार पड़ गया, आपको दिख रहा है बीमार है, वो बीमारी को फैलाएगा, उसे वहां से उठाओ और उसे खत्म कर दो, डिस्पोज कर दो। लेकिन अगर आपके 4 गाय और गाय बीमार पड़ गई तो सर आप ये करोगे नहीं, गाय को उठाओ और उसे खत्म कर दो, बिकॉज बहुत महंगी है, तो सब सेपरेट कर देंगे। तो इसीलिए कलिंग वर्ड जो है फेमस ज्यादा पोल्ट्री के अंदर है, बट यूज दोनों में ही होता है। बोला गया अनसुटेबल एंड अनइकोनॉमिक बर्ड शुड बी टाइमली कल्ड, उनको उड़ा दो वहां से
से डिस्पोज कर दो, खत्म कर दो, वो क्या हो गया, कलिंग हो गया। बैटरी केज की बात करते हैं, AFO 2021 नई साल का जो पेपर था वहां ये पूछा गया था, एक ऐसा हाउस इंस्ट्रूमेंट जिसे यूज करते हैं किसके लिए, कमर्शियल लेयर फार्मिंग के लिए, केज सिस्टम इन पोल्ट्री जिसका डायमेंशन कितना है 14 to 16 इंचेस या फिर हाइट 17 इंचेस की है, वो जो आपका क्या है सिस्टम है हाउसिंग का कमर्शियल लेयर फार्मिंग के लिए, मतलब अंडे देने वाली मुर्गियों के लिए, उससे क्या बोलते हैं, बैटरी केज बोला जाता है। ये इसी साल के क्वेश्चन में आया था। नेक्स्ट इंक्यूबेशन की बात करते हैं, हमारे जो मुर्गियों के अंडे होते हैं उन अंडों को इंक्यूबेशन दिया जाता है। एक इंक्यूबेशन होता है और एक ब्रूडिंग होता है। 21 दिन बाद जब अंडे में से चूजा निकल जाएगा तो वहां पे ब्रूडिंग होगी, और जब तक अंडा है उसकी इंक्यूबेशन होती है इंक्यूबेटर के अंदर, और ब्रूडिंग होती है ब्रूडर के अंदर। तो बोला गया प्रोवाइडिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन द एग. It may be artificial or natural. A machine which provide all these is called incubator. Incubation period in chicken is 21 days. मैं आगे जाने से पहले एक छोटी सी बात ऐड करूंगा, बिकॉज इस स्टेज तक आके जो लेक्चर को देख रहा होगा फ्यूचर में, बिकॉज ये वीडियोस भी अवेलेबल होंगी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इन लेक्चर में कम हो रही है तो अपने आप को डिस्करेज मत कीजिएगा ये बोल के कि मैं इंजीनियरिंग से हूं, होर्टी फिशरीज से हूं या नॉन एग्रीकल्चर हूं, बिकॉज बहुत सारे लोग मेरे लेक्चर्स को नाबार्ड के लिए भी देखते होंगे। तो अपने आप को डिस्करेज मत करिए, बिकॉज यहां पे मैंने एक काम जिसे मैं 10 घंटे में करने वाला हूं उसे मैंने 2 घंटे में किया, तो मैं समझा ही नहीं रहा हूं अच्छे से, बिकॉज मुझे फटाफट से कवर करना है, बिकॉज ये मैं 15 डेज की क्लासेस फ्री दे रहा हूं सब लोगों को। तो अपने आप को डिस्करेज मत करना, अगर आपको समझ ना आ रहा हो, तो आ रहा है तो फिर तो बेस्ट है, कोई चक्कर वाली बात ही नहीं है। तो हमने बात की इंक्यूबेशन की, अंडों को टेम्परेचर देने की बात करी, 21 डेज का इंक्यूबेशन है। 21 डेज के बाद क्या हो जाएगा, अंडे में से जो चूजा है, जो चिक है, वो बाहर आ जाएगा। जब इंक्यूबेशन दोगे तो टेम्परेचर रखा जाएगा 37.2 से 37.8, ह्यूमिडिटी जो है वो 60 to 70%, क्योंकि वेंटिलेशन आपको देना पड़ेगा ताकि 21% ऑक्सीजन मेंटेन रहे कहां पे, एयर के अंदर। 21 दिन पूरे हो गए। आप देखिए उस साइड आपको दिख रहा है वो एक छोटा सा चिक है, क्यूट सा लग रहा है वो, है ना, वो एग से बाहर आ गया है, आज ही क्यूट लग रहा है, बस जब बड़ा हो जाएगा तो फिर 180 रुपए किलो का हो जाएगा वो, है ना। सो फिर क्यूट कही हो, चलो जो भी है ठीक है। हैचिंग की बात करते तो हैचिंग वाले केस में बोला गया हैचिंग ऑफ एग्स रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ बेबी चिक्स। हैचिंग का मतलब ही क्या है, बेबी चिक, है ना। बेबी चिक क्या है, उनको प्रोड्यूस करना, वो निकल रहा है वहां पे आप देख पा रहे हैं। इन अर्ली डेज एग वर हैच्ड बाय प्लेसिंग अंडर द ब्रूडी हैन। अंडों के ऊपर कौन बैठा करती थी भाई, मुर्गियां बैठ जाया करती थी, बिकॉज तब हमारे पास उतना कुछ नहीं था, ब्रूडर्स नहीं थे, हमारे पास इंक्यूबेटर्स नहीं थे। देसी हैन जो है सो सबसे बेस्ट है किसके लिए, इस पर्पज के लिए, अंडों के ऊपर बैठने के लिए, बिकॉज विदेशी की बात करोगे तो आपको बताया था ज्यादा प्यार व्यार नहीं करती है, अंडों से तोड़ देती है अंडों को। तो देसी मुर्गी जो है वो अंडों पे बिठाने के लिए, मतलब उसको क्या करने के लिए, इंक्यूबेशन पीरियड देने के लिए अच्छी मानी जाती है। बट 10 to 12 अंडे ही आप डाल सकते हो उसके नीचे। सो ओनली 10 to 12 eggs can be put under one hen incubator which provide a similar environment as that of broody hens but more efficiently are used at present for hatching of eggs। so आजकल बड़े स्केल पे तो फिर मुर्गियां नहीं, इंक्यूबेटर्स को यूज किया जाता है। टेम्परेचर आपको बता ही दिया कितना होता है। नंबर ऑफ पोल्ट्री बैचेस can be reared in a year is 7। AFO 2018 ने बोला कि एक साल में पोल्ट्री कितने बैच निकाल सकते हो, तो बैचेस होते हैं 7 होते हैं। ये 7 बैच कैसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि पोल्ट्री का जो एक बैच है वो निकलता है कितने दिनों के अंदर, 45 डेज के अंदर। 45 डेज के अंदर का एक बैच जाता है और 7 डेज का रेस्टिंग स्टेज होता है। तो एक बैच टोटल दिन लेके जाता है 52। आपके पास एक साल के अंदर दिन कितने होते हैं, 365। अब 365 को 52 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 364 आ जाएगा अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे तो मतलब 365 64, तो एक साल में पूरे 7 बैच आपके निकल जाएंगे पोल्ट्री के। समझ गए होंगे। आगे बोला गया स्पीशीज, उनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, जितना अंडे का साइज बड़ा होगा ना उतना इंक्यूबेशन पीरियड बड़ा हो जाएगा। ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच को जानते हैं ना, शतरमुर्ग कहते हैं इसे, इसका अंडा सबसे बड़ा होता है, देखो इंक्यूबेशन पीरियड सबसे बड़ा। डक और टर्की का अंडा थोड़ा बड़ा होता है, 28 डेज का। चिकन का छोटा होता है, 21 दिन का है। उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर कितने होते हैं, पेयर्स के अंदर दिए गया, मतलब इसको डबल कर सकते हैं। सो क्रोमोसोम नंबर कितने, और फिर एज एट सेक्सुअल मैच्योरिटी कितनी है, 18 to 20, 28 to 30, तो ये भी दिया गया। डेटा है, डेटा वाला पार्ट आपके लिए पीडीएफ आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बोला गया न्यूट्रिएंट कंटेंट इन चिकन एंड एग, कि जो आप
आपका चिकन है और एग है उसमें न्यूट्रिएंट कितना होता है। वाटर तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ ये 2 पॉइंट आपको कंपेयर करने पड़ेंगे। अगर आप अंडा खा लेते हैं ये सोच के मुझे प्रोटीन मिल जाएगा, तो एग आपको प्रोटीन देके जाएगा 13%, जबकि चिकन कितना देके जाएगा 21%। फैट की बात करेंगे तो चिकन के अंदर, मीट के अंदर फैट है 9%, जबकि एग के अंदर कितना है, इट इज 11%। सेम टाइम पे मिनरल ज्यादा है एग के अंदर, कंपैरेटिवली कम है किसके अंदर, आपका चिकन के अंदर। आगे चलते हैं, ग्रेडिंग की बात करते हैं। तो एग में ग्रेड कैसे करते हैं जी, एक्स्ट्रा लार्ज जो वो 60 ग्राम का होता है, लार्ज जो है 53 से 59 का होता है, मीडियम जो है 55 से 52 का, और जो स्मॉल है वो कितना 38 से 44 का। जनरली जो मार्केट में होता है आपको लार्ज एग मिलता है, उसका जो वेट है वो 53 से 59 के बिटवीन होता है। आपने पढ़ा होगा कहीं पे 55 या 56 ग्राम जो है एक अंडे का वेट होता है, तो मैंने इसीलिए लार्ज बोल दिया, वो उसी कैटेगरी के एग आपको मिलते हैं। इवन अगर एगमार्क की बात करेंगे, एगमार्क भी ग्रेडिंग करता है किसकी, आपके अंडों की, लेकिन वो ग्रेडिंग करता है किस बेस पे, उसकी एयर सेल के बेस पे। अब एयर सेल क्या होता है फिर कभी बताएंगे, फिजिकल कंपोजिशन ऑफ एग ऑफ वेरियस स्पीशीज। तो चिकन और टर्की का कंपैरिजन यहां पे दिया गया कि एग का वेट कितना है, योग कितना है, एल्ब्यूमिन कितना है, और उसके अंदर शेल का जो परसेंटेज है वो कितना होता है। उम्मीद करता हूं योग और एल्ब्यूमिन जो 2 वर्ड है इनको भी आप लोग जानते हैं। क्या सब लोग जानते हैं योग क्या होता है और एल्ब्यूमिन क्या होता है, यस और नो? चलो 20% हाँ कर रहे हैं। योग जो बीच का आपका येलो पार्ट होता है और बाहर का जो व्हाइट पार्ट होता है वो क्या होता है, दैट इज एल्ब्यूमिन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आ गया जी आपका डेयरी साइंस। डेयरी आप सारे लोग जानते ही है ना, आपके कुकीज पड़े हुए सामने, डालिए, डिप कीजिए, दूध में खा जाइए, ऐसे बोल रहा हूं। सो डेयरी की जब बात करेंगे, डेयरी वाले केस में क्या होगा, डेयरी वाले केस में मिल्क जो है, ये सिर्फ मिल्क नहीं, आपको पता है मिल्क अपने आप में मैजिक है। ऐसा क्यों, जरा सोच के देखिए, मिल्क से कितने सारे प्रोडक्ट बनते हैं, लिमिट है कोई? आई डोंट थिंक सो। मिल्क से कितने प्रोडक्ट है यार, कितनी मिठाइयां बन रही है डेली लाइफ के अंदर। देखो डेली लाइफ के अंदर 10 एग्जांपल मिल जाएंगे यार। आप दूध पीते हो, आप लस्सी पीते हो, आप दही खाते हो, आप पनीर खाते हो, आप चीज खाते हो, कितना कुछ है जो दूध से बनता है। तो बड़े सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और बड़ी सारी कैटेगरी है दूध की। कैटेगरी कैसे है, वो टोन्ड मिल्क है, वो डबल टोन्ड है, वो अपने आप में स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क है, वो आपका फुल क्रीम मिल्क है, या फिर आपका वो स्किम मिल्क है, अलग अलग कैटेगरीज है। तो छोटा सा सब्जेक्ट है ये, लेकिन क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। अगर आप बीएचयू एमएससी एंट्रेंस देंगे तो ये सब्जेक्ट तो बड़ा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। और हाँ, अगर बीएचयू एंट्रेंस नहीं, आप एएफओ आरबीएसओ में जा रहे हैं तो उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डेटा तो आपको तब भी पढ़ना पड़ेगा। ओके, सो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी की बात करते हैं स्टेज वाइज। पर कैपिटा का मतलब क्या होता है, एक बंदे को कितना आ रहा है पर कैपिटा। तो दूध सबसे ज्यादा प्रोड्यूस तो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर, लेकिन आपको पता है ना उत्तर प्रदेश में दूध पे कब्जा करने वाले 20-22 करोड़ लोग हैं, तो वहां पे पर पर्सन को उतना नहीं मिल पाता है। तो पर कैपिटा में आगे नहीं है, लेकिन हाँ प्रोडक्शन में आगे है। पर कैपिटा के अंदर देखो यूपी का नाम ही नहीं आया, पहला पंजाब, सेकंड हरियाणा, थर्ड राजस्थान। अंडों की बात करते हैं तो पर कैपिटा एग सबसे ज्यादा है कहां पे, पोल्ट्री कैपिटल ऑफ इंडिया यानी कि आंध्र प्रदेश में, और सेकंड कहां पे है, इट्स इन तमिलनाडु। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन फ्लड की। इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। ऑपरेशन फ्लड आपको पता ही है 1970 में स्टार्ट होता है। तो ऑपरेशन फ्लड का जो फेज 1 था वो 1970 से 81 तक रहा। ऑपरेशन फ्लड का फेज 2 81 से 85 तक चलता है। ऑपरेशन फ्लड का फेज 3 85 से 96 तक चलता है। और 96 के बाद मैंने कल आपको बताया था कि इसके बाद जाके इंडिया 1997 में फर्स्ट रैंक पे आ जाता है, और तब हमने ऑपरेशन फ्लड को खत्म कर दिया। उसके बाद जरूरत ही नहीं रही। नेक्स्ट बात करते हैं दूध होता क्या है, व्हाट इज मिल्क। अब दूध को जानते सारे लोग हैं, पीते सब लोग हैं, लेकिन डेफिनेशन 20% लोगों को आती है कि मिल्क क्या होता है। मिल्क अगर मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मैं डेफिनेशन पे बिलीव नहीं करता, वो अलग बात है, मुझे प्रेजेंटेशन के अंदर डालनी पड़ती है, बट मैं बिलीव करता हूं बातों के अंदर। तो मैं बातों में अगर बताऊंगा, पढ़ाने के पर्पज से नहीं, बातों में बताऊंगा ना मिल्क को, तो मेरे माइंड में आ रहा है कि मिल्क लैक्टल सिक्रेशन है। किसका, मेमोरी ग्लैंड का, बिकॉज थनों से निकाला जाता है। मेमोरी ग्लैंड का लैक्टल सिक्रेशन है जो क्या हो, फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉम हो, बिकॉज जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो उस टाइम पे कोलेस्ट्रॉम आ रहा होता है दूध के अंदर, तो फ्री फ्रॉम कोलेस्ट्रॉम हो, मेमोरी ग्लैंड से निकला हो, व्हाइट फ्लूइड हो, हेल्दी एनिमल हो। ये क्या दे रहा है, दूध दे रहा है, ये क्या दिक्कत वाली बात है, होगी ना डेफिनेशन, वही ये घूम फिर के बोलेगा। तो इसलिए बोलता हूं पढ़ाई को पढ़ाई नहीं, बातों बातों में कीजिए, चीजें बहुत आसान है, बस समझने की कोशिश कीजिए। मिल्क के लिए बोला गया मिल्क में बी डिफाइंड एज द एंटायर। देखो इसने और
और ठीक कर दिया। मैंने बोला लैक्टल सिक्रेशन, ये कहता है एंटायर, ये बात भी ठीक है, बिकॉज आप जब दूध को निकालते हो तो दूध आप निकालते हो फुल हैंड मेथड से, मशीन से निकालते हो तो अलग बात है, बट मेजोरिटी का मशीन नहीं हो, हाथों से। फुल हैंड से हम क्या करते हैं, उसकी मिल्किंग करते हैं। जैसे ही फुल हैंड से मिल्किंग हो जाती है तो लास्ट में स्ट्रिपिंग कर दिया जाता है। सॉरी मैं नकलिंग कर रहा था, ये वाला स्ट्रिपिंग कर दिया जाता है। स्ट्रिपिंग कुछ ऐसे ही किया जाता है लास्ट में। कुछ लोग तो स्ट्रिपिंग मेथड को ही यूज करते हैं मिल्क निकालने के लिए, जो इरिटेट करता है एनिमल को। मैं पढ़ाने वाला हूं तब समझाता हूं इसके बारे में। तो पहले फुल हैंड से निकाल के स्ट्रिपिंग कर दिया जाता है ताकि थोड़ा बहुत जो बचा हुआ मिल्क है वो भी निकल जाए। तो इसने बोला मिल्क में बी डिफाइंड एज द एंटायर lactal secretion of mammary glands of mammals obtained by a process of milking during the period of following at least 72 hours after calving or until milk is free from colostrum। तो कम से कम 72 घंटे यानी 3 दिन, या फिर जब तक वो फ्री नहीं होता, बिकॉज 3 से 5 दिन तक कोलेस्ट्रॉम आता रहता है। द टाइप ऑफ इमल्शन फाउंड इन द मिल्क, ये सब लोग जानते हैं, ऑयल इन वाटर, इसके अंदर क्या होता है, मिल्क ऑयल इन वाटर इमल्शन होता है। AF 2020 ने क्वेश्चन पूछा था। आगे चलते हैं। द टर्म मिल्क इज ऑल्सो यूज फॉर व्हाइट कलर नॉन एनिमल बेवरेजेस रिसेंबलिंग मिल्क इन द कलर एंड टेक्सचर। कहता दूध उसके लिए बोलते हैं जो एनिमल से नहीं लिया गया। अब आपने तो हमेशा गाय भैंस बकरी का ही नाम सुना है, लेकिन कुछ और दूध भी तो है ना। अगर आप सोच रहे हो तो अब आपके माइंड में कोई ना कोई तो आ रहा होगा, है ना। मार्केट के अंदर दूध मिलते हैं जो पशुओं से नहीं लिए गए हैं, लेकिन वो दूध हैं। कौन से होते हैं? अगर आपके माइंड में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं ले आता हूं। देखो सोया मिल्क आजकल बहुत फेमस है, आपके यहाँ पता नहीं, बट पंजाब के अंदर बहुत देखता हूं मैं, लोग कंज्यूम करते हैं, जबकि पर कैपिटा तो यहाँ पे मिल्क ज्यादा है, तो सोया मिल्क को प्रेफर किया जाता है। राइस मिल्क होता है, आलमंड मिल्क होता है, कोकोनट मिल्क भी होता है। तो ये नॉन एनिमल है, लेकिन स्टिल इन्हें मिल्क की कैटेगरी रखा जाता है। मिल्क की बात करते हैं तो मिल्क के अंदर सबसे ज्यादा होता है पानी, और उसके बाद क्या होते हैं, टोटल सॉलिड्स होते हैं। टोटल सॉलिड के अंदर या तो फैट होगा या फिर सॉलिड नॉट फैट, मतलब SNF होगा। बस इतनी सी कहानी है दूध की, इससे बाहर नहीं है दूध। या तो वाटर है या सॉलिड है, सॉलिड के अंदर फैट है और सॉलिड नॉट फैट है। कंपोजिशन ऑफ मिल्क, प्रोटीन की बात करते हैं तो टोटल प्रोटीन 100%, जिसमें मेजर प्रोटीन कैसीन होती है और साथ में क्या होती है आपकी वे प्रोटीन होती है। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम से बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कोलेस्ट्रॉम जो है वो आपके न्यू बोर्न काफ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो उसे क्या देता है, उसे डिजीज रेजिस्टेंसी देता है। जब वो पैदा होता है तो वो चल नहीं पाता उतना अच्छे से, उसके अंदर बीमारियों को लड़ने की क्षमता नहीं है। आप भी समझते हैं इस बात को यार, जब वो अभी एक अपनी मदर की बॉडी से निकल गया है तो जिस बॉडी के अंदर था वहां का एनवायरमेंट कुछ हो रहा है, जैसे ही बाहर आया टोटली डिफरेंट एनवायरमेंट के अंदर आ गया। इवन अब छोटे प्लांट्स की बात करते हैं, जब नर्सरी से उन्हें खेत में डाला जाता है तो उनकी हार्डनिंग की जाती है। कुछ समय के लिए पहले धूप में रखा जाता है 2-3 दिन के लिए, फिर डायरेक्टली खेत में पूरा टाइम धूप में डाल देते हैं। तो ये जो नया नया काफ आया सर, इसको भी दिक्कत है बेचारे को, ये उस एनवायरमेंट के अंदर सूटेबल नहीं है। लेकिन ये जैसे ही इनटेक लेगा उस मिल्क का, उस कोलेस्ट्रॉम का, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंसी आएगी, इसके अंदर पावर आएगी, इसके अंदर एफिशिएंसी आएगी, और ये उस एनवायरमेंट के अंदर कंफर्टेबल हो जाएगा। सो कोलेस्ट्रॉम के लिए कोलेस्ट्रॉम इज द सिक्रेशन ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 to 5 days आफ्टर काविंग। तो सॉरी, बछड़ा जन्म देने के 3 से 5 दिन बाद जो आ रहा है वो क्या है, वो कोलेस्ट्रॉम है। द कंपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉम इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नॉर्मल मिल्क। इट चेंजेस रैपिडली इन सक्सेसिव मिल्किंग एंड बिकम नॉर्मल मिल्क इन अबाउट 5 days आफ्टर काविंग। कोगुलेट हो जाता है हीटिंग करने पे 2-3 days आफ्टर काविंग। 3 दिन तक आप करो कोगुलेट। आई होप सो अगेन आप लोग समझते होंगे, बिकॉज आप में से मोस्टली लोग तो गांवों से ही हैं। हाँ, हम शिफ्ट हो गया तो अलग बात है। आपने भी कोलेस्ट्रॉम खाया होगा, आप इसे हीट अप करते हो, कोगुलेट हो जाता है, बड़ा अच्छा सा लगता है खाने को, डेफिनेटली आप लोगों ने खाया होगा। तो वो क्या है, वो कोगुलेट ही तो हो रहा है, बचपन में देखा है ना आपने ऐसा, तो वो कोगुलेशन प्रोसेस है, कोगुलेट हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉम इज रिच इन ग्लोबुलिन व्हिच सर्व एज अ कैरियर ऑफ एंटीबॉडीज टू प्रोटेक्ट द काव अगेंस्ट द डिजीज। तो शुरू में बता दिया कोलेस्ट्रॉम प्रोटेक्ट करेगा किसको, के बछड़े को। न्यूट्रिशन की बात करते हैं, फैट इसके अंदर 6.7% है, प्रोटीन 14% है, लैक्टोज 2.7 और टोटल सॉलिड कितना है 23%। तो आप देख सकते हैं नॉर्मल मिल्क से कहीं ज्यादा कंपोजिशन बेटर है इसका, इसीलिए कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, सूटेबल होता है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ मिल्क की बात करते हैं। मार्केट में कौन कौन से टाइप के मिल्क आपको मिलते हैं? पहला आ गया होल मिल्क, सेकंड आ गया स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क। होल मिल्क के अंदर 2 मिल्क होते हैं, या तो वो काउ मिल्क होगा या बफेलो होगा। कहता है मिल्क डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल विदाउट ऑल्टरिंग द कंपोजिशन इज टर्म्ड एज होल मिल्क।
है ना, कि आपने क्या किया, एनिमल का दूध निकाला, उसके कंपोजिशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, वो मिल्क जो है होल मिल्क है। अगर वो काऊ का मिल्क है तो उसके अंदर फैट 3.5% से और एसएनएफ 8.5% से कम नहीं होना चाहिए। एएफओ ने पूछा था, आपने आंसर भी किया था मुझे शुरू में। बफेलो होल मिल्क जो होता है उसके अंदर फैट नॉट लेस देन 6%, एसएनएफ नॉट लेस देन 9%। देखो यहाँ पे फैट 3.5 से 6 हो गया, एसएनएफ 8.5 से 9 हो गया। स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क की बात करते तो स्टैंडर्ड कहता है कि 4.5% का फैट होना चाहिए और 8.5% का उसके अंदर क्या होना चाहिए, एसएनएफ सॉलिड नोट फैट होना चाहिए। फिर बात करते हैं किसकी, बात करते हैं आपके मिल्क में डबल टोन्ड और टोन्ड की। तो वहां पे क्या बोला गया, डबल टोन्ड मिल्क एज पर द रूल्स डबल टोन्ड मिल्क शुड कंटेन अ मिनिमम ऑफ 1.5% फैट, मिनिमम है। 1.6 और 7 हो सकते हैं बट 1.4% नहीं होनी चाहिए। एंड एसएनएफ जो कितना, 8.7 to 9%। स्किम मिल्क की बात करते हैं, स्किम का मतलब क्या होता है, उसमें से फैट का रिमूव कर देना। लेकिन मिल्क के अंदर जो फैट होता है उसके कुछ पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि उनको रिमूव करना मुश्किल होता है। तो 0% फैट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अप टू 0.5% हो सकता है। तो इसमें क्या बोला गया, स्किम मिल्क और skim milk is made when all cream, also called milk fat, is removed from whole milk. It tend to contain around 0.1 to 0.5% fat. 0.5 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इस केस में ये मिनिमम था, इस केस में ये मैक्सिमम है। ये बात भी ध्यान रखना, बिकॉज जितने भी दूध पड़ोगे फैट का जो क्राइटेरिया वो मिनिमम का ही है कि उससे बढ़ा लो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए। बट स्किम में क्राइटेरिया जो मैक्सिमम का है, बिकॉज 0% कर नहीं सकते, तो 0.1 से 0.5% हो सकता है। डबल टोन्ड, स्किम्ड और टोन्ड की जब बात करते हैं, टोन्ड में क्या बोला गया, मिल्क कंटेन फ्रॉम द एडिशन ऑफ वाटर एंड स्किम मिल्क पाउडर टू होल मिल्क। टोन्ड मिल्क जो है शुड कंटेन अ मिनिमम। डबल टोन्ड से डबल, यहाँ पे ये क्या डबल लेके आता है, उसमें 1.5 है तो इसमें कितना हो जाता है, 3% हो जाता है। एसएनएफ जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, वो 8.7 से 9 था, इसमें कितना है, 8.5% है। आगे चलता हूं, मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या आ जाता है जी, उसका जो पीएच है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, 6.5 to 6.7 होता है। विस्कोसिटी डिपेंड करती है कि उसके अंदर फैट कितना है, साइज क्या है उनके फैट ग्लोब्यूल्स का, क्योंकि विस्कोसिटी का मतलब आप सामने फोटो के अंदर देख सकते हैं। इस टाइम पे फोटो के अंदर एक लिक्विड फ्लो कर रहा है, आप देख सकते हैं वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है, वो थोड़ा स्लो कर रहा है, उससे भी स्लो है, ऊपर वाले फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो रेजिस्टेंसी दिखाना फ्लो के अगेंस्ट, तो वो क्या हो जाता है आपका, वो विस्कोसिटी हो जाता है। दूध का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -0.55 डिग्री सेंटीग्रेड है। बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा होता है, इट इज 100.2 डिग्री। क्योंकि पानी की बात करोगे तो ये 0 है और ये 100 है, पानी से थोड़ा ज्यादा हो गया कम के केस में, और ये पानी से ज्यादा हो गया ज्यादा वाले केस में। बिकॉज 0 डिग्री है तो -0.55 तो आगे जाना पड़ा ना, और पानी का 100 है, बॉइलिंग इसका कितना है, 100.2 डिग्री सेंटीग्रेड। मिल्क के अंदर काफी सारी प्रोसेसिंग होती है, मैं यहां पे बता दूंगा और आगे लिखा गया है। मिल्क को छान लेना, उसे बैक्टीरिया फ्री कर देना, वो क्लैरिफिकेशन होता है। बैक्टोफ्यूगेशन के अंदर आपने बैक्टोफ्यूगेशन के अंदर आपने क्या, सेंट्रीफ्यूगल सेपरेट का नाम पढ़ा होगा कभी, लैब के अंदर आपने देखा गोल गोल घूमता है, वो मिल्क को अलग कर देता है, उसके अंदर जो स्पोर्स या बैक्टीरिया उनको अलग कर देता है। अल्टीमेटली ये भी क्या, क्लैरिफिकेशन का प्रोसेस होता है। होमोजेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, मिल्क के अंदर जो फैट है, आप घर के अंदर जब दूध को बॉईल करते हो तो उसके ऊपर क्रीम की लेयर आ जाती है, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ये लेयर, है ना। क्या करना है मुझे मिल्क का जो टेक्सचर है, जो उसका टेस्ट है, वो बेटर बनाना है। वो बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वो बनाने के लिए आप फैट को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब जो फैट है उसको तोड़ दो, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, क्रीम नहीं बनेगी, टेक्सचर उसका अच्छा हो जाएगा, अपीयरेंस अच्छी हो जाएगी और टेस्ट बेटर कर देगा वो उस प्रोसेस को जहां पे फैट पार्टिकल्स तोड़ दो, उसे होमोजेनाइजेशन कहते हैं। पास्चराइजेशन सब लोग जानते हैं, बिकॉज आप मार्केट से मिल्क लेके आते हैं वो स्टेरलाइज मिल्क नहीं होता, वो पास्चराइज मिल्क होता है। उसको हीटिंग ट्रीटमेंट जो दिया गया वो क्या, पास्चराइजेशन है। लेकिन इसके अंदर अलग अलग मेथड आपने पढ़े हुए होंगे, वो आपके टेम्परेचर और टाइम आपको याद करना जरूरी है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा देना। आजकल छोटे बच्चों के लिए जो फूड आते हैं ना, वो भी फोर्टिफाइड फूड आते हैं, मतलब जो बच्चे की बॉडी को चाहिए वो न्यूट्रिएंट उसमें एक्स्ट्रा डाला जाता है। तो कोई भी फूड हो वो फोर्टिफाइड हो सकता है। मिल्क भी अल्टीमेटली फूड सब्सटेंस ही है, तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू को बढ़ा देना। लेट्स से आपने उसमें विटामिन ए ज्यादा डाल दिया, तो विटामिन ए से फोर्टिफाइड हो गया। तो फोर्टिफिकेशन का मतलब उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाना। डिहाइड्रेशन नाम ही बता रहा है कि आपने क्या कर दिया, उसमें से वाटर को रिमूव कर दिया। जैसा कि आप ड्राई मिल्क का पाउडर लेके आते हो घर में, होता है ना वो पाउडर जो डब्बे में आता है, तो वो क्या अल्टीमेटली डिहाइड्रेट किया गया। जो प्रोसेस मैंने बताई ये डिटेल में यहाँ पे लिखा गया,
पीडीएफ आपको इसका ऐप के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप चाहें तो इसे जब मर्जी स्टडी कर सकते हैं। आगे अगर बात करेंगे डेयरी के प्रोडक्ट्स की, तो ये भी हमें पता होना चाहिए कौन से फर्मेंटेड होते हैं और कौन से नॉन फर्मेंटेड होते हैं। आपको कोई भी इनमें से एग्जांपल डाउट नहीं करेगा एक्सेप्ट घी। क्यों? घी को बनाने के दो तरीके होते हैं, डायरेक्टली क्रीम से बनाया जाता है और उसे दही से भी बनाया जाता है। तो घी के बनाने के दो तरीके हैं, एक ऐसा जो फर्मेंटेड होता है और दूसरा जो नॉन फर्मेंटेड। अगर आप डेयरी में स्ट्रॉन्ग है तो आप इतनी सी बात से समझ गए होंगे। जानते हैं ना, दूध से दही बनाया जाता है, दही से फिर लस्सी और ऊपर से मक्खन निकाल के फिर बनाया जाता है, वो फर्मेंटेड प्रोसेस हो गया। और एक क्रीम से हम घरों के अंदर नॉर्मली बना लेते हैं, वो क्या, वो नॉन फर्मेंटेड है। तो दूध आपका जो घी है वो जनरली फर्मेंटेड के अंदर ही क्यों जाता है? बिकॉज जो बड़ी इंडस्ट्री है वो सिर्फ फर्मेंटेशन से ही बनाएगी, विदाउट फर्मेंटेशन बना ले कोई दिक्कत नहीं। घी को दोनों केस में रख सकते हो, बट बाकी सारे परफेक्ट है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। वो इधर फर्मेंटेड है या फिर क्या है, नॉन फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। लिस्ट आपके सामने है, उसे याद कीजिएगा। स्टैंडर्ड्स आपके सामने है, किसके अंदर कितना फैट और कितने सॉलिड होने चाहिए, पीडीएफ आपको मिल जाएगा, वहां से याद कीजिएगा। किस मिल्क को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाता है, यहां पे लिखा गया है। लास्ट पॉइंट कवर कर लेता हूं, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं बिकॉज टाइम एक्सीड कर रहा है मेरा। मेथड ऑफ मिल्किंग की बात करता हूं, तो मेथड ऑफ मिल्किंग में दो टाइप होते हैं। आप बोलेंगे दो नहीं सर, ज्यादा होते हैं। दो ही टाइप होते हैं सर, या तो हैंड मिल्किंग या मशीन मिल्किंग, कहानी खत्म। अब आप जो टाइप बोल रहे हो, आप किसके अंदर बोल रहे थे? आप हैंड मिल्किंग के अंदर बोल रहे हो। मैं आपको दिखा देता हूं और समझा देता हूं। अब देखने को रहने दो यार, मैं सीधे से समझा देता हूं, फिर पढ़ लीजिएगा। देखो, गाय का दूध निकालेंगे ना भैया, तीन ही मेथड है तुम्हारे पास। कौन कौन से तीन है? तीन मेथड आपके, या तो क्या कीजिए, थंब को अंदर की साइड मोड़ लीजिए, मोड़ लिया ये, और ये थन को पकड़ लीजिए, इमेजिनेशन में पकड़ सकते हैं। अब अंगूठे से प्रेशर दीजिए, किसके ऊपर? थन के ऊपर। भाई साहब दर्द करेगा, पेनफुल मेथड है, लोग करते हैं। दिस इज नोन एज नकलिंग मेथड। जब थंब को अंदर बेंड कर लेते हो, थंब के प्रेशर से दूध निकालते हो, थन के अंदर, टीट के अंदर गांठें बन सकती है, नुकसान करेगा उसे, ये नहीं करना चाहिए। नकलिंग पेनफुल मेथड होता है। कम टू सेकंड मेथड। सेकंड इज स्ट्रिपिंग। स्ट्रिप में क्या देखो, स्ट्रिप किया जाता है, ऐसे कर लीजिए, दो उंगली, दो फिंगर ले लीजिए, या फिर सिंगल फिंगर से स्लाइडिंग डाउन कीजिए, थन को पकड़िए, स्लाइडिंग डाउन करते जाइए। ये क्या है? दिस इज स्ट्रिपिंग मेथड। आप खुद समझिए, वो थन है, उसके टीट्स हैं, वो उसकी बॉडी का सेंसिटिव पार्ट है। आप इमेजिन करिए, प्लीज गलत तरीके से मत इमेजिन करना, बट आप किसी सेंसिटिव पार्ट को, बॉडी को बार बार ऐसे से स्ट्रिप कर रहे हो, ऑफ कोर्स इरिटेट करेगा उसे। तो एनिमल को वो इरिटेट करता है। स्ट्रिपिंग मेथड भी बिल्कुल रिकमेंड नहीं किया जाता, बिकॉज ऐसे ऐसे कर रहे हो, पेनफुल तो नहीं है उसके लिए, बट इरिटेट कर रहा है। कोई अगर आपको यहां ऐसे करता रहे कंटिन्यूअसली तो इरिटेट होते हैं ना, तो बॉडी के सेंसिटिव पार्ट है, वहां पे ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके राइट। जब बात करते हैं थर्ड मेथड की, विच इज नोन एज फुल हैंड मेथड, जहां पे आप थंब को अंदर नहीं मोड़ते हो, थंब बाहर रखा जाता है और ऐसे फुल हैंड से उसे पकड़ लिया जाता है, फिर मिल्क को निकाला जाता है। ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है, रिकमेंडेड मेथड माना जाता है। बट अगर ऑप्शन के अंदर ये लिखा गया है कि फुल हैंड मेथड फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग, तो वो सही होगा, क्योंकि रिकमेंड ये भी किया जाता है कि फुल हैंड से सारा दूध निकाल लो और लास्ट में 5 से 10 सेकंड के लिए स्ट्रिपिंग कर दिया जाना चाहिए। स्ट्रिपिंग क्यों? जो बचा हुआ दूध है थनों के अंदर, वो ऐसे नहीं निकल पाएगा, बट स्ट्रिपिंग से दबा के निकालोगे तो निकल जाएगा। तो जनरली 3 मेथड है, बट कभी कभी 4 मेथड लिख दिए जाते हैं। मैंने आपको समझा दिए 4 कैसे हो सकते हैं, एग्जांपल भी दे दिया, सामने दिख भी रहा आपको कौन सा नकलिंग है, कौन सा स्ट्रिपिंग है और कौन सा फुल हैंड मेथड है। होप करता हूं आपको सब कुछ समझ आया होगा। प्रोसेसिंग जो है, कहता मिल्क जब निकालोगे तो प्रोसेस क्या है कि पहले तो अपने हाथ धोइए। फटाफट से जाते हैं लोग, उसके टीट्स को धोते हैं, उनको लगता है गंदी तो गाय ही है, मैं तो बड़ा साफ सुथरा इंसान हूं। पहले अपने हाथों को धोइए भैया, है ना। उसके बाद अडर की वॉशिंग कीजिए, उसको वाइप करो, टीट की मसाजिंग करो। मसाजिंग क्यों? देखो फिर से, अदरवाइज मत लेना प्लीज, मेरा समझाने का तरीका ऐसा ही है, मैं डरता नहीं किसी बात को बोलने में। आप गाय का दूध निकालने वाले हैं, आपने जाते उसके टीट्स को हाथ लगा लिया, भैया वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि तुम उसका दूध निकालने वाले हो। बेटर है 5 से 10 सेकंड की टीट को मसाज दे दो, उसे अच्छा भी लगेगा और मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी। वाई मैं मेंटली प्रिपेयर क्यों बोल रहा हूं? उसे कौन सी 9 बजे क्लास लेनी है एफओ की? नहीं, मेंटली प्रिपेयर का मतलब ये है, आपने पढ़ा होगा ऑक्सीटोसिन मिल्क के लेट डाउन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। सर मेंटली प्रिपेयर होगी तभी तो सीक्रेट करेगी, तभी तो मिल्क का लेट डाउन एफिशिएंटली होगा। लेकिन लोग है कि मानते ही नहीं। आप लोगों को जाके बताओगे ना तो दे विल बी सेइंग, तू तो 4 साल पढ़ के आया, मुझे 40 साल हो गए इसके अंदर, तू बताएगा भैंस का दूध कैसे निकालना है? तो भैया बता नहीं सकते उनको, लेकिन होना यही चाहिए। अगर 5 से 10 सेकंड के लिए आप वहां पे क्या करोगे, मसाजिंग करोगे, तो ऑक्सीटोसिन बेटर तरीके से प्रोड्यूस होकर आपको अल्टीमेटली 50 से 100 लीटर दूध, 50 से 100 लीटर गलत बोल गया, एमएल है ना, 50 से 100 एमएल आपको दूध ज्यादा ही देके जाएगी, कम नहीं देके जाएगी। क्या कीजिए, टीट की मसाजिंग कीजिए, फुल हैंड से आप दूध
दूध निकाल लीजिए और लास्ट में स्ट्रिपिंग से बचा हुआ दूध निकाल लीजिए। ये क्या होगी, आपके मिल्किंग की प्रोसेस होगी। फुल हैंड मिल्किंग फॉलोड बाय स्ट्रिपिंग, लेट डाउन ऑफ मिल्क होता है ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। ये क्वेश्चन पूछा गया था किसके अंदर, आपका 2020 के अंदर। हाँ, एक आपका हार्मोन और भी होता है, एक आपका ऑक्सीटोसिन, तो एक पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होने वाला और भी होता है जो मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। पॉसिबल है आपने उसका नाम सुना होगा, नहीं सुना तो फिर लेक्चर के अंदर समझाएंगे। हाल फिलहाल यहां पे ओवर करेंगे, आपको बता देंगे कि अगर आप लाइव लेते हैं और बाद में नहीं ले रहे लेक्चर्स को, तो आज हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेकंड डे था जहां पे एनिमल हस्बेंड्री खत्म हो गया। तो रात को 9 बजे आपको एक टेस्ट मिलेगा, जिस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाके आईबीपीएस एएफओ, एक तो प्री की टेस्ट सीरीज है वो नहीं, आईबीपीएस एएफओ टेस्ट सीरीज पे क्लिक करिए, वहां पे वो टेस्ट फ्री अवेलेबल होता है। ये जो 15 दिनों के अंदर 8 टेस्ट होने वाले हैं, ये सब बच्चों के लिए 8 के 8 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। जो पेड स्टूडेंट है तो उनको अपने अकाउंट के अंदर माई कोर्सेज के अंदर ही शो होता है, और जो पेड नहीं है तो आपको टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में आईबीपीएस एएफओ के अंदर ही शो होता है। वैसे